आप बैंकर हैं, किताब क्यों लिखी है? हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। ये पहले बताए ना, किताब तो हम बाद में आते हैं। आज हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम एक्चुअली फाइनेंशियली फेल्ड स्टेट काफ़ी अरसे से हैं। हम ऑक्सीजन लगा के चला रहे हैं, जिस्म में कैंसर है, हम दर्द की गोली या इंजेक्शन दे के चला रहे हैं, सर्जरी की तरफ नहीं जा रहे। वो कोई एक नहीं कर सकता, ना वो आर्मी चीफ कर सकता है, ना वो प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, ना वो फाइनेंस मिनिस्टर कर सकता है, ना एक गवर्नमेंट कर सकती है, ना मेरी ये किताब कर सकती है। आज हमें सबसे पहले एक टेबल पे बैठने की जरूरत और सच बोलने की जरूरत। सब कुछ अच्छा नहीं है, असल तो आपकी आवाम है ना। मेरा एक मासूमाना सवाल है, सवाल से आपने बुरा नहीं मनाना, क्या ये सिस्टम ऑलरेडी ताकतवर को सूट नहीं करता, तो इसमें चेंज क्यों लाएंगे? आप जो मर्जी तकरीरें करें, जो मर्जी नरेटिव चलाने की कोशिश करें, जो मर्जी हुकूमत की पॉलिसी हो, आपकी मेजॉरिटी ऑफ अवाम जो है वो यूथ है। और पाकिस्तान की एवरेज एज जो उम्र है पाकिस्तान की 26 साल है। 26 साल उस तरीके से नहीं सोच रहा जो आप सोच रहे हैं। इस 26 साल के पाकिस्तान जो कि 65 से 70% पाकिस्तान की अवाम है, उनके लिए ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, ना कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना आपने एज अ स्टेट उनको एंगेज किया हुआ है। असल प्रॉब्लम्स वो है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। द यूथ देयर इज एक्चुअली एलियनेटेड। व्हाट आर वी डूइंग? हमारी सॉवरेनिटी जो है उसका चैलेंज है। IMF हमें बता रहा है आपने क्या करना है, कि आप इकोनॉमिकली इतने वीक हैं और अल्लाह ना करे उस नहज पे हम पहुंचे बार बार कि एक हमारा सबसे स्ट्रेटेजिक एसेट जो है, जो आज हमें बचा के रख रहा है कई सालों से, वो हमारा न्यूक्लियर है। कब तक आप इस तरह चलेंगे? बहुत जल्द अगर आप ऐसे ही रहे तो वो उस तरफ भी जरूर आएंगे। ये रेवेन्यू में हमारे प्रॉब्लम ये रहे कि हम हमेशा बाहर देखते रहे। आज भी हम बाहर ही देख रहे हैं, हालांकि आपके मुल्क में सब कुछ मौजूद। अयूब का दौर, भुट्टो साहब का दौर, ज़ियाउल हक साहब का दौर, मुशर्रफ साहब का दौर, और आज भी वही दौर है। एंड द होप that we collectively realize the way forward is only in truth and reconciliation. अस्सलाम नाज़रीन, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो थोड़े दूर से हैं, इतने दूर से नहीं आए। उनको बुलाने का जो मकसद था, जो गुफ्तगू करने का मकसद ये है, एक आपको बताना है कि एक करियर क्या होता है, यानी कि आप एक मुतलका इदारे में या किसी जगह पे काम करते हैं तो ओवर पैसेज ऑफ टाइम उसमें क्या होता है, उस इंडस्ट्री के इन्स एंड आउट्स क्या हैं, उसमें लॉसेस क्या होते हैं, प्रॉफिट्स क्या होते हैं, उसमें डेड इन्वेस्टमेंट्स को बेहतर कैसे किया जा सकता है। थोड़े आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। आज हमारे साथ एक बैंकर हैं और काफ़ी सीनियर बैंकर हैं इस वक्त। अल्हम्दुलिल्लाह जवाद माजिद भाई जो हैं वो CEO हैं बैंक मकरमा के। और इनफैक्ट इसकी जो जर्नी इटसेल्फ है इस बैंक की, इसकी रीनेमिंग भी फ्रॉम समिट, और उससे पहले जो आरिफ हबीब का कंसोर्शियम इसको ओन करता था, ये खासी इंटरेस्टिंग है। तो सर आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया आपको। सर बैंक मकरमा, जब ये समिट बैंक था तो माज़े के साथ किसी को बुरा लगे तो ये एक छोटा बैंक था, और अक्सर औकात इसके बारे में हम पढ़ते थे तो इसमें मेजर प्रॉब्लम्स थे। इट वाज नॉट ग्रोइंग और डूइंग वेल। सो बैंक मकरमा को क्या शिफ्ट थी एंड हाउ डिड यू टर्न दिस बिजनेस अराउंड? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच भाई, इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी हियर। और जिस तरह आपने अपने छोटे से इंट्रोडक्शन में बताया कि फ्रॉम समिट बैंक टू बैंक मकरमा लिमिटेड, ये भी एक कंफ्यूजन मार्केट में रहती है कि ये मुकरमा है या मकरमा है। सो द एक्चुअल वर्ड इज मकरमा। इट इज़ नॉट मुकरमा, डिफरेंट फ्रॉम। और मकरमा का जो रियल सेंस है, अगर आप उसकी ट्रांसलेशन देखें तो ये एक सॉर्ट ऑफ अ गिफ्ट का नाम होता है। तोहफा या इस किस्म का अरबी में गिफ्ट फ्रॉम डिवाइन, और इस किस्म की ठीक है कि अल्लाह ताला की तरफ से एक आपको रहमत या तोहफा की तरफ से। तो ये नाम जो है ये हमारे जो स्पॉन्सर हैं हिज एक्सलेंसी नासिर लूता साहब, उनकी तरफ से सजेस्ट हुआ था। और थोड़ा सा मैं इस पर और बताऊंगा कि वन ही वाज टेकिंग ओवर द बैंक, तो ही हैड अ ड्रीम, और उस ख्वाब में सूरह मरियम की एक आयत आई जो वो पढ़ रहे थे, रिसाइट कर रहे थे। तो ये जो मकरमा का वर्ड निकला है वो आयत है जिसमें कि खजूर के दरख्त के नीचे वो बैठी होती हैं और उनको भूख लगी हुई होती है, और उसको खजूर का फल नहीं होता। तो डिवाइन की तरफ से या फरिश्तों की तरफ से खबर आती है कि आप इसको हिलाएं तो खजूर गिर जाएगी। उनको ये एक इंडिकेशन आप समझें कि अल्लाह की तरफ से आई ख्वाब में। तो उन्होंने फिर हमें ये सजेस्ट किया कि बैंक ये नाम रखना है, मकरमा होगा। ठीक है। तो अक्सर मार्केट में क्योंकि इट्स नॉट अ वेरी यूजुअल नेम, तो इसको कंफ्यूज कर दिया जाता है मुकरमा के साथ। या तो एक तो ये था। तो जिस तरह आपने सवाल पूछा जी कि पहले आरिफ हबीब, फिर समिट से बैंक मकरमा, तो मुझे तकरीबन 5.5 साल हो गए हैं यहाँ पे, और इट हैज़ बीन अ वेरी चैलेंजिंग जर्नी। जब मैं आया था यहाँ पे तो इट इज़ स्टिल वन ऑफ द स्मॉल साइज्ड बैंक्स, बट उस वक्त तो इस बैंक के आप अगर देखें तो काफ़ी इश्यूज थे। एट
एट समिट, जब इसका नाम समिट था। समिट था। और आप काफ़ी एक वक्त में ये अखबारों और न्यूज़ और टीवी चैनल्स और इवन इंटरनेशनल न्यूज़ के भी सरफहरिस्त रहता था, क्योंकि इसमें काफ़ी इश्यूज आए थे, AML, मनी लॉन्ड्रिंग और उस किस्म की चीज़ों के। तो इस बैंक ने काफ़ी टफ टाइम देखा 2017-18 से लेके 2021 तक, जब मैं आया यहाँ पे और एक नई टीम के साथ आया, और कुछ पुराने लोग भी थे जिनको हमने साथ लेके ये सफ़र शुरू किया, ये जर्नी शुरू की। सो आई वुड नॉट लाइक टू गेट इनटू वेरी स्मॉल एंड टेक्निकल डिटेल्स, बट जिस किसी ने उनके बारे में पढ़ना है, देयर आर प्लेंटी ऑफ न्यूज़ आर्टिकल्स अवेलेबल दैट यू कैन रीड अबाउट। बट मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ लेमैन टर्म दैट 2018 से हमारे फाइनेंशियल्स पब्लिश नहीं हुए थे। अच्छा, स्टॉक मार्केट में इस बैंक को डिफ़ॉल्टर का स्टेटस दिया गया था और इस बैंक में एक नेगेटिव एक्विटी थी, लॉसेस ज़्यादा थे जो कि डिक्लेयर ही नहीं हुए थे, बुक्स पे डाले हुए ही नहीं थे। रेटिंग बैंक की सस्पेंडेड थी और मल्टीपल और चैलेंजेस थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले तो आके इसको असेस किया कि इस बैंक को एक फ्यूचर स्ट्रैटेजी किस तरीके से लेके चलनी है, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि इस बैंक को एक इन्वेस्टर की ज़रूरत है, कैश इनपुट की ज़रूरत है। कैश इनपुट की ज़रूरत है जो फ्रेश एक्विटी इस बैंक में डाले, बिकॉज किसी भी बैंक को चलने के लिए, कायम रहने के लिए एक एक्विटी, जो रेगुलेटरी एक्विटी है, वो ज़रूरी होती है, जो कि स्टेट बैंक की भी रिक्वायरमेंट है। तो पाकिस्तानी बैंकिंग में आप समझ लें तकरीबन 10 अरब मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है ठीक है। फॉर अ बैंकिंग लाइसेंस, और बड़े अरसे से तो किसी कमर्शियल बैंक को लाइसेंस भी नहीं मिला जी, बिकॉज ये एक और डिबेट है कि पाकिस्तानी बैंकिंग इंडस्ट्री शायद ओवर बैंक्ड है, ठीक, नंबर ऑफ बैंक शायद ज़्यादा देयर है, टू मैनी। होने चाहिए। तो खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वहाँ से जर्नी शुरू हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हिज एक्सलेंसी नासिर लूथा, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत, अब मैं कहूँगा कि आधे वो पाकिस्तानी और आधे UAE सिटीज़न है, बहुत पुराने दोस्त हैं पाकिस्तान के। 1970s से पाकिस्तान में उनका आना जाना है। जी। और स्टार्टिंग फ्रॉम भुट्टोज टाइम, जनरल के वक्त में, फिर बेनज़ीर, नवाज शरीफ, इवन करंट सेटअप में, तो इज़ इन हिज अर्ली 80s एंड सिंस देन, सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ, जिस तरह मैंने कहा आधे वो पाकिस्तानी हैं, सो ही हैज़ अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस कंट्री एंड लॉट ऑफ कमिटमेंट। तो वो आए और उन्होंने इनिशियल 10 अरब रुपए का यहाँ पे कैपिटल डाला, और ये वो ज़माना था कि जब पाकिस्तान इकॉनमी का एक डाउन टर्न शुरू हो गया था, हम बिल्कुल टैंक कर गए थे। बिल्कुल टैंक कर गया था, और ऊपर से कोविड की सिचुएशन भी थी, सो इट वाज ऑल गन्स ब्लेजिंग की जगह ऑल गन्स डाउन। तो उस ज़माने में किसी फॉरेन इन्वेस्टर का आना, एक तकरीबन आप समझें एक बैंक जो तकरीबन ख़त्म हो चुका था, उसके अंदर इसकी इन्वेस्ट पब्लिकली PR भी बहुत बुरी है। जी, वो उसमें आके इन्वेस्ट करना। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि उस वक्त पाकिस्तान वाज गोइंग थ्रू अ मैसिव डीवैल्यूएशन। जी, तो आपको याद होगा करेंसी 130 पे गई, फिर 50 पे गई, फिर 200 पे गई, और करते करते 285-90 तक चली गई, एक वक्त में 300 पे। तो जो भी इन्वेस्टमेंट आती है वो इमीडिएट उसको डीवैल्यूएशन होता था। खैर, तो वो हुआ। फिर हमने एक 5 साल की स्ट्रैटेजी बनाई और स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया, जो कि बड़ा यूनिक था एंड अनप्रेसिडेंटेड भी था। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी छोटी ही बैलेंस शीट बैंक की कभी इस तरह रिस्ट्रक्चर नहीं हुई थी, सिर्फ एक इन्वेस्टर के आने से। ठीक है। तो कैपिटल के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हमें करने की ज़रूरत थी, और वो एक एक करके हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें अचीव की। और विद इन 5 years किसी एक इन्वेस्टर आए और हमें बड़ी सपोर्ट रही रेगुलेटर की, स्टेट बैंक की और बाकी इदारों की भी। और हमने एक वो बैंक जिसके ऊपर किसी को एतमाद ही नहीं था कि एक महीना या चंद महीने भी सर्वाइव कर सकेगा, वो ना सिर्फ सर्वाइव किया 5 साल, बल्कि एक एपिक टर्न अराउंड हुआ। और आप समझें तकरीबन कोई 50-55 अरब रुपए की एक्विटी के अलावा रिस्ट्रक्चरिंग हुई, ठीक है, जिसने इस बैंक को एक डिफ़ॉल्ट सिचुएशन से एक अनबिलीवेबली फाइनेंशियली अनवाइबल सिचुएशन से लाके एक ऐसे मुकाम पे खड़ा किया जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट में भी वो टॉप देखा है। 3 परफॉर्मिंग बैंक्स में से ऑन द मार्केट इस वक्त, स्टॉक मार्केट पे, स्टॉक मार्केट शेयर अगर आप उसके हिसाब से वैल्यू बात देखें, करें, although we are a very small bank, but because people actually now believe in the turnaround story, तो yes you can say कि जो वो बुक वैल्यू टू जो आपकी Stock price है जो मल्टीपल है, तो yes उसमें more than 2 times है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हमारी रेटिंग वगैरह जो
2018 में सस्पेंड हो गई थी, ए रेटिंग दोबारा से री-इंस्टेट हो गई है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ये खाली एक इंडिविजुअल या एक सीईओ नहीं कर सकता या स्पॉन्सर नहीं कर सकता, तो इसमें लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू आवर टीम। उन हालात में स्पेशली बैंकर्स जिनकी अपनी एक बहुत बड़ी मार्केट होती है, तो टॉप टैलेंट को लाना, एक्सपीरियंस लोगों को लाना एक चैलेंज होता है उस जगह में जो गिर रही है। अच्छा। तो हमारे ऐसी टीम थी कि हु बिलीव्ड इन still in probably the sponsor and myself, so we had a very good team which worked actually, I would say, burned a lot of midnight oil, worked too hard, and alhamdulillah अल्लाह ताला की मेहरबानी के बगैर तो कोई चीज़ मुमकिन नहीं है। तो एक अनहोनी को अल्लाह ने in all of this, what was the biggest challenge? Like there were many challenges, but in your opinion यार ये वो चीज़ थी कि इसके बगैर नहीं हो सकता था। देखिए मेरे ख्याल में 4-5 मेजर इसके रिस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव्स थे, बट सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, देखें जी, फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है ना, वो परसेप्शन पे चलती है, ठीक है, बिलीफ पे चलती है, एतमाद पे चलती है। बैंकर्स को हमेशा कहा जाता है कि जी दे आर कस्टोडियंस ऑफ ट्रस्ट, बिकॉज इट इज़ योर मनी दैट यू गिव टू अ बैंक, अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड they are you are trusting into them that your money is safe, number one, and then it will be invested in those investments or opportunities which will give you a good return. प्लेटो की एलिगोरी ऑफ द केव और जिम कैरी की डार्क कॉमेडी द ट्रूमन शो का आपस में क्या ताल्लुक है? जहां एक तरफ प्लेटो बात करता है उस इंसान की जिसको कैद में रखा गया है और उसकी जो दुनिया है उसके लिए क्यूरेट की जाती है और उसको कोई अंदाजा नहीं है कि उसके बाहर वाली दुनिया में क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ ट्रूमन शो के अंदर, सॉरी स्पॉयलर्स यहाँ नहीं मिलेंगे, अगर आपको स्पॉयलर्स चाहिए तो आपको हमारा द क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। yawnpodcast.com पे जाएं, अपनी मेंबरशिप परचेज करें ताकि जुमे के जुमे में आपको पॉपुलर मूवीज़ और टीवी के बारे में स्पॉयलर्स दे सकें। शुक्रिया। तो मेरे ख्याल में परसेप्शन वाज द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक, सो दैट द मार्केट से मेरा मुराद शेयर होल्डर्स, मार्केट से मेरा मुराद डिपॉजिटर्स जो लोन लेते हैं, जितने भी लोग बैंक से इंटरैक्ट कर रहे हैं, जी, जो एक बैंक से रिलेटेड चीज़ होती है, और बैंक इज़ अ वेरी सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन, तो परसेप्शन बिल्डिंग और बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और उस परसेप्शन को कायम रखना, ठीक, क्योंकि पहले कुछ साल तो हमने लॉस हर साल डिक्लेयर किया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह दे बिलीव्ड इन द टीम, इन द स्पॉन्सर एंड द बैंक, और स्पेशली जो हमारे कस्टमर्स थे जब हम आए थे, तो उसको तकरीबन अब हमारी बैलेंस शीट को भी देखें तो 4 गुना बढ़ गई है। हाँ, इसी इसी दौरान कि जब हम लॉस भी डिक्लेयर कर रहे थे, हमारी रेटिंग भी नहीं थी, तो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू आवर द faith that our customers had in us. So it was a combination of all that, we are where we are today, inshallah. इन बिजनेस लाइक अ बैंक, जैसा आपने कहा कि ये आपके ही पैसे के कस्टोडियंस हैं, इट्स अ वेरी ट्रस्ट ओरिएंटेड थिंग। लॉट्स ऑफ बैंक्स गो इन एंड आउट ऑफ फैशन पाकिस्तान। लाइक अगर हम अपनी बैंकिंग की तारीख बने, बैंक्स आए गए, रिस्ट्रक्चर हुए, रीनेम हुए, एक ट्रांजिशन है फ्रॉम लेट्स से कन्वेंशनल बैंकिंग टू इस्लामिक बैंकिंग। व्हाट इज़ दिस ट्रांजिशन? हाँ जी, तो ये भी एक आई वुड से कि जो हमारे 4-5 रिस्ट्रक्चरिंग इनिशिएटिव्स थे, उसमें साइमल्टेनियसली एक इनिशिएटिव ये भी था कि हम इस बैंक को, और हमारे स्पॉन्सर का भी ये ख्वाहिश थी कि मैं इन्वेस्टमेंट तभी करूँगा इस बैंक में जब आप इसको पूरा इस्लामिक में कन्वर्ट इफ़ यू कन्वर्ट इट। ओके, तो एज़ वी स्पीक हमारी तकरीबन 165 के करीब ब्रांचेज हैं, उनमें से 100 के करीब हमने ऑलरेडी इस्लामिक में कन्वर्ट कर दी, ठीक, विंडोज़ में कन्वर्ट हो गई, और अब वो फुल फ्लेज, और इरादा हमारी ये तकरीबन 99% ऑफ द बैंक को हम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर कन्वर्ट कर देंगे इस्लाम। ओके, तो ये कन्वर्जन अगेन हमारे से पहले फैसल बैंक में भी हुई है जी, और मेरा अपना तकरीबन इस इंडस्ट्री में, इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री या इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग इंडस्ट्री में तकरीबन 19-20 साल हो गए मुझे, और ये चौथा बैंक है जो कोई वन वे और द अदर में या नया बनाया इस्लामिक या कन्वर्ट किया है, या इस्लामिक बैंकिंग। मेरे ओपिनियन में तो ये नया ही बना है, बिकॉज अगर एक बैंक डिफंक्ट है, जी जी, उसको आप रिकवर कर रहे हैं, एट द सेम टाइम ट्रांजिशन करें, तो आप ग्राउंड अप नया ही खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जीसीसी में भी काम किया, कहते हैं, इन दिस पर्सपेक्टिव? जी, जीसीसी में इनडायरेक्टली काम किया। इससे पहले तो मैं खैर सिल्क बैंक, ईमान इस्लामिक बैंकिंग में था, बट उससे पहले आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दुबई इस्लामिक बैंक ओके इन पाकिस्तान। तो वहाँ पे तकरीबन मैंने 6 साल काम किया, स्टार्ट किया फ्रॉम स्क्रैच, बट उसमें कुछ मुझे असाइनमेंट्स टाइम टू टाइम दुबई में भी मिलती थी ऑन द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिस्ट्रक्चरिंग साइड पे, जी, सकूक्स और उस चीज़ में। यस, मेरा काफ़ी उधर भी एक्सपीरियंस रहा जी। इन इस्लामिक बैंकिंग, राइट,
खैर पाकिस्तान में तो मैं कन्वेंशनल बैंक में कहूँगा, देर आर नॉट इनफ प्रोडक्ट्स फॉर द एवरेज कंज्यूमर। लाइक एक जो बैंक से अक्सर गिला होता है, सवाल होता है हमारा, जब हम कारोबार भी करते हैं तो आज भी लोगों का सवाल होता है कि अदर दैन जस्ट लेट्स से अ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, देर नॉट अ लॉट ऑफ लोन गिविंग स्कीम्स इन बैंक्स अवेलेबल फॉर द एवरेज कंज्यूमर। व्हाई इज़ दैट? देखिए, अभी पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे 97% आबादी, 98% मुस्लिम है, इस्लामिक बैंकिंग आज भी तकरीबन, अगर आप उसका शेयर देखें इन द ओवरऑल इंडस्ट्री, तो तकरीबन 20-22% ऑफ That's it. asset, which is in my opinion not a great performance. The way it started, in my opinion, it should have grown much faster. उसमें मल्टीपल रीजंस हैं, बट उसका एक रीज़न ये भी है जो आपने मुझे बताया कि वो ऑल्दो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, काफ़ी हद तक अवेलेबल है, बट वो फ्लेक्सिबिलिटी उन प्रोडक्ट या ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस उस तरह नहीं है जो कि एक कन्वेंशनल बैंकिंग में कम है उससे। बट क्योंकि ये अभी भी इन माई ओपिनियन इट्स स्टिल एन एवोल्यूशन इस इंडस्ट्री में चल रही है। ठीक है ना जी, इस्लामिक बैंकिंग पहले तो नोबडी बिलीव्ड इन कि ये है भी या नहीं, ये चलेगा अभी कि नहीं, और ये असल में है भी या नहीं इस्लामिक ना जी। अच्छा जी ठीक। ये भी एक, आपने तो ये सवाल नहीं पूछा, मैं खुद ही उस पर आ जाता हूँ कि बैक इन आई थिंक 2006 में या 7 में हमने एक सर्वे कराया था व्हेन आई वाज विद दुबई इस्लामिक बैंक। इस्लामिक बैंकिंग इंडस्ट्री जो है, कस्टमर को अगर हम देखें तो वो उनका क्या व्यू है, वो जो सर्वे था वो मेरे ख्याल में आज भी मेरे ख्याल है रेलिवेंट है। तो उन्होंने कहा कि अगर 100 कस्टमर हैं बैंकेबल जो हैं, तो उनमें से 10% तो ऐसे हैं जो कि नीश इस्लामिक बैंकिंग है। वो कहते हैं अगर शरिया बोर्ड है और उनका फतवा है तो वी विल ओनली डू इस्लामिक बैंकिंग। ठीक। 10% आज भी ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि ये सब ड्रामा है, कहानी करा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं। अच्छा। 80% जो आज भी बैंकेबल कस्टमर है वो इनडिफरेंट है। जिस तरह पाकिस्तान का एक जनरल मिजाज है अवाम का, तो वो मिजाज इधर भी है कि शायद हमारे दिल में सूद की उस तरीके से अंडरस्टैंडिंग या नफरत नहीं है जो कि है असल में जो ममानियत है शरिया में। या तो मैं उस एस्पेक्ट पे नहीं जाता। तो 80% ऑफ द बैंकेबल पॉपुलेशन टुडे इज़ इनडिफरेंट। वो कहते हैं अगर आप हमें अच्छे रेट देंगे और अच्छी सर्विस देंगे तो हम आपके पास आ जाएंगे। तो आपके सवाल पे मैं आ गया कि आज हम 22% है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अगर एक ओवरऑल कंसर्टेड 360 डिग्री एफर्ट जो कि शुरू में चली थी वो अभी भी चलती, तो देयर इज़ नो रीज़न that it should not be more than 50% of the total bank. This will not affect, क्या कहते हैं, the relationship the government has with banks and the अवाम has कि बेशक वो इस्लामिक कन्वर्ट हो जाए। जी। या the relationship of, because government heavy borrowing करती है local बैंक से। जी। Would that change in any way, shape or form, या वो उसी तरह चलती वो रहेगी? एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन वो जो हम नेक्स्ट प्रॉब्ली आप उस पर आएंगे, जो मैंने अपनी एक किताब भी लिखी है उसके अंदर एक मेजर चैप्टर है मेरा इस्लामाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। उसके अंदर ये काफ़ी हद तक मैंने कवर किया डेट में। उसी पर्टिकुलर वजह से, बिकॉज जहाँ पे पर्सनल बैंकिंग के इश्यूज आते हैं, लेट्स से बैंक्स बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर योर मनी, एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है गवर्नमेंट और बैंक का। जी। मतलब हमें IMF का बताया जाता है कि जनाब वहाँ से लोन ले लिए, लेकिन एक्चुअली हमारा मेजॉरिटी डेट लोकलाइज्ड ही है। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप इस किताब के पर्सपेक्टिव? मैंने तो पढ़ा है, अगर आप ऑडियंस को एक ब्रीफली समझा सकें कि हाउ डज डेट ऑपरेट। जी, तो देखिए इस किताब में तो मैंने ओवरऑल रिफॉर्म्स की बात की है और आखिर में आके मैं एक जो इस्लामाइजेशन ऑफ इकोनॉमी की बात करता हूँ, तो उसमें मेरा एक मेजर आर्गूमेंट है और मेरी कन्विक्शन है कि इस वक्त पाकिस्तान के जो डेट का प्रॉब्लम है, दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री। सो राइटली सेड कि IMF, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस बोरोइंग है या जो लोकल बोरोइंग है, वो एक ऐसा विशेष सर्कल है ऑफ डेट कि ये तो अब हर एक को पता है कि पिछला सूद की इंटरेस्ट देने के लिए हमें हर साल नया सूद लेना पड़ता है। ऐसे ही है, ठीक है ना जी। सो मेरा एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट है दैट कन्वेंशनल डेट जो भी हो वो एक अनप्रोडक्टिव डेट होता है। ठीक है, एक पेपर है जिस पे एक इंटरेस्ट रेट है और उसका एक्चुअल प्रोडक्टिविटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। मेरा एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट है कि अगर हम इस्लामाइजेशन ऑफ इकोनॉमी करें और इस्लामिक रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट करें टुवर्ड्स इस्लामिक सकूक्स, फॉर एग्जांपल, सकूक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि नेमुल बदल है कन्वेंशनल डेट का, इंटरनेशनल और लोकल का। ऑडियंस को एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज सकूक, बिकॉज आप टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, पीपल डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड इट। देखिए, सकूक इज़ लाइक इस्लामिक बॉन्ड एंड इस्लामिक पेपर वेयर बाय इट एक्चुअली
कैन रिप्लेस द कन्वेंशनल डेट। मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो कन्वेंशनल डेट है वो किस फॉर्म्स में होता है। ठीक है। बेसिकली कन्वेंशनल डेट जो हुकूमत लेती है वो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स में होता है, ट्रेजरी बिल्स में होता है, PIBs, टी बिल्स और एक दो और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये एक टेक्निकल डिस्कशन हो जाएगी, वो वन वे और द अदर। पहले वो स्टेट बैंक से हुकूमत लेती थी, तो IMF ने कहा कि आप स्टेट बैंक से डायरेक्ट बोरो नहीं कर सकते, तो आप बैंकों से लें। तो वो फिर लोकल बैंक से लेना शुरू कर वो लोकल बैंकों से लेना शुरू कर दिया। अब ये जितना डेट लोकल या इंटरनेशनल रेज हो रहा है, ये कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स में हो रहा है। बट सिंस इस्लामिक बैंकिंग इंसेप्शन एंड स्पेशली टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट 2007-8 से सकूक इंट्रोड्यूस हुआ। सकूक बेसिकली इसका नेमुल बदल इस तरह है कि ये एक पेपर है जो कि कहता है कि हम डेट रेज करेंगे बट उससे एक रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। ओके, सो द मनी जो हम इकट्ठा कर रहे हैं इससे हम एक्स काम करेंगे, जो एक्चुअल काम है। सिर्फ अब तो आप PIB या टी बिल तो ये नहीं बताता ना कि किस लिए बोरो किया जा रहा है। No. वो तो डेफिसिट फाइनेंसिंग है या हुकूमत बोरो कर रही है या बैंक्स एक पर्टिकुलर पेपर के अंदर टी बिल PIB आपको ये नहीं बताएगा ये पैसा किधर लग रहा है। ऐसे ही सकूक में आपको एग्जैक्टली पता होगा कि पैसा किधर लग रहा है। फॉर एग्जांपल जो और अब तो ये एक बहुत आई वुड से डायनामिक प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू मेरा ज़ाती ख्याल एक आर्गूमेंट ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी के रिवाइवल में एक बहुत मेजर इंस्ट्रूमेंट होगा, कैटलिस्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में जो सकूक इस वक्त हैं 2-3, मैं आपको उनके नाम ले देता हूँ। एक पाकिस्तान मोटरवे सकूक है, ठीक है ना। अब वो मोटरवे जो है उसका एसेट है, उसके अगेंस्ट डेट रेज किया गया है, ठीक है। और उसकी जो पेमेंट हो रही है वो एक कंसेशनल एग्रीमेंट के थ्रू जो उसके टॉल्स आज आ रहे हैं और जो अगले सालों में आएंगे, यानी कि वो बिजनेस के ऊपर पैसा रेज किया है। मेरा कारोबार है प्रॉपर्टी का, मैं साल का 50 करोड़ का टर्नओवर कर रहा हूँ, उसके बाद मैं डेट लेता हूँ, उसी में से मैं प्रॉफिट देता हूँ। बिल्कुल। और ये सबसे सादा सकूक हो गया कि एक चीज़ है जिसकी एक रेंटल वैल्यू है, उसके अगेंस्ट आपने पैसा रेज किया। अब उससे आप फर्दर डेवलपमेंटल काम करें वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, बट उसकी जो रेंटल वैल्यू है उससे ये रीपेमेंट होगी। ठीक है। इस तरह पाकिस्तान सिविल एविएशन सकूक था, मेट्रो सकूक्स हैं, ये बड़े सिंपलेस्ट सकूक्स हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड से। बट मेरे हिसाब में सकूक इज सच अ वंडरफुल प्रोडक्ट दैट यू नेम इट एंड आई विल मेक अ सकूक फॉर यू। फॉर एग्जांपल आप स्कूल्स बनाना चाहते हैं, या तो आई विल मेक अ सकूक फॉर यू। ठीक। आप हॉस्पिटल्स बनाना चाहते हैं, आई विल मेक अ सकूक फॉर एज गवर्नमेंट आपको इसके लिए पैसे गवर्नमेंट चाहिए या प्राइवेट सेक्टर के लिए, ठीक है ना। यू नेम इट एंड आई विल मेक अ सकूक फॉर यू, विच हैज़ नॉट बीन डन इन पाकिस्तान। ठीक है। इंटरनेशनली मलेशिया में और कुछ मुल्कों में बहुत इनोवेटिव काम हो रहा है। सकूक के उन्होंने हज जैसे चीज़ों को सकूक के थ्रू किया हुआ है। कतर गैस का मैं अक्सर नाम लेता हूँ। कतर गैस का कोई मेरे ख्याल में $4-5 बिलियन का सकूक था, जो कि आज गैस समंदर के अंदर थी और समंदर से गैस को निकाला, फिर उसको कन्वर्ट किया, सिलेंडर्स में उसको किया, फिर दुनिया भर में रिफाइनरी में एक्सपोर्ट गया, किया। फिर शिप्स में डाल के बेचा। ये सारा सकूक के थ्रू हुआ। ठीक है। मलेशिया में पुत्राजाया सिटी बनी, उनके नया कैपिटल, वो पूरे के पूरे सकूक से बनी। पूरी सिटीज नई सकूक्स के थ्रू बनी हुई। इनसेन वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, लाइक आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज कर पोर्ट्स एंड सकते हैं। शिपिंग के सकूक हुए, एयरलाइन सकूक, एमिरेट्स एयरलाइन सकूक हुआ। सो पाकिस्तान में हम अभी तक बिल्कुल उसको एक आई वुड नॉट से इन फैंसी स्टेज में, बट बिल्कुल हम सिंपल लेमैन टाइप सकूक्स कर रहे हैं। ठीक है। वेयरएज मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सकूक के थ्रू आप मेजर इन्वेस्टमेंट्स रेज कर सकते हैं। आपका जो डेवलपमेंटल फाइनेंस, अक्सर आपने सुना होगा एक टर्म है PSDP, फेडरल गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है और प्रोवेंशनल, मेरा ज़ाती ख्याल है कि 80% तक आपका जो PSDP है वो सकूक्स के थ्रू आप कर सकते हैं। होता ये है कि एंड में हमारे और बड़े मसाइल हैं जो कि इस किताब में मैंने लिखे हैं कि फेडरल गवर्नमेंट के पास तो पैसा ही नहीं है। ऐसे ही है। हर साल 800 बिलियन या 700 बिलियन या 1 ट्रिलियन का जो भी PSDP होता है उसका 30 या 40% भी इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि आपका डेफिसिट पूरा नहीं हो रहा होता। जी। तो मेरा ये ख्याल है कि ना सिर्फ हुकूमत बैंकों से इसमें इन्वेस्टमेंट ला सकती है, बल्कि जनरल पब्लिक से पैसा लाया जा सकता है। व्हाई नॉट? टूरिज्म सकूक बन सकता है। वी कैन क्रिएट IT सिटीज़, वी कैन क्रिएट स्पोर्ट सिटीज़ लाइक दुबई थ्रू सकूक्स। एक और मेरा आर्गूमेंट है और मैं काफ़ी कन्विंस हूँ। देखिए FDI की पाकिस्तान में बात होती है, कितनी प्रॉफिट हो रही है? नहीं आ रही ना। नहीं, कोशिश हो रही है, नहीं आ रही। उसकी वजूहात हैं, उसकी वजूहात ऑब्वियसली और भी हैं। कंट्री रिस्क का मसला है हमारा। ठीक है। हमारे पास डॉलर टर्म्स में वो प्रोजेक्ट्स नहीं है जो कि हम देखें। इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएगा, या तो आपको वो ग्रांट देगा, भीख देगा जो हमारे
अक्सर रही पाकिस्तान ऐसे ही या फिर वो आपको कहेगा, अगर आप उसे कहते हैं हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, तो अब गल्फ़ के लोग वो या कहीं भी दुनिया के लोग वो कहते हैं ठीक है हम इन्वेस्ट करते हैं, तो पहले आप कंट्री रिस्क को कवर करें, फिर आप हमें बताएं कि जी हमारा जो डॉलर में क्या रिटर्न होगा, इसलिए वो उसको डॉलराइज कर देते हैं, सीधा कर देते हैं ना जी। और फिर वो कहते हैं कि जी अच्छा ठीक है डॉलर में आप हमें डीवैल्यूएशन किस तरह कवर करेंगे, वो भी इस रिटर्न में डालें। फिर वो कहते हैं जी इंटरनेशनली जो आपसे अच्छी मार्केट्स हैं उस पर हमें 10-12%, 15% मिल रहा है, तो आप हमें इससे ऊपर देंगे तो हम आएंगे। ठीक है ना जी। हमारे पास ये इन सारी चीज़ों के जवाब ही नहीं है, हमारे पास वो फिजिबिलिटीज़ ही नहीं है, हमारे पास वो ए रेटेड या जो भी उनकी एक मिनिमल थ्रेशोल्ड है कि वो क्यों आए यहाँ पे। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये सकूक के थ्रू कई ऐसे हम प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं जिस पे FDI भी आ सकती है। आई एम स्ट्रॉन्च बिलीवर के माइंस एंड मिनरल्स में, टूरिज़म में और कुछ और डेवलपमेंटल ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पे आज के दिन भी वो फिजिबिलिटीज़ मौजूद हैं जिसके थ्रू हम सकूक के थ्रू स्ट्रक्चर करके एसेट बेस, जो मैंने आपको पूरा बताया कि आपका रिस्क गवर्नमेंट पे नहीं है, आपका रिस्क और चीज़ों से हट के आपका उस रिस्क project टैक्स पे नहीं है, गवर्नमेंट पे नहीं है, एक्चुअली उस प्रोडक्ट के ऊपर जी है। जी जी देखिए इसमें मुझे एक और चीज़ अच्छी लगी है कि अनलाइक ए ट्रेजरी बिल जिसकी मनी की ट्रांसपेरेंसी एग्जिस्ट है कि वेयर डज इट गो, इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिक्लेयर्ड है, Absolutely. विच इज़ फैंटास्टिक। लाइक फॉर एग्जांपल हम डिटेल स्क्रूटनी ईच सकूक बाय सकूक करते हैं कि यार ये जो पैसा रेज हो रहा है ये एग्जैक्टली Absolutely. कहाँ पे जा रहा है। और इसका एक और फ़ायदा होगा, दिस फैक्टर इज़ द लीस्ट टॉक्ड अबाउट इन पाकिस्तान। मैं अभी जब किताब पे आऊँगा काफ़ी चीज़ें हम एक चैप्टर कवर ही कर गए हैं तकरीबन यहाँ पे। तो मेरा एक आर्गूमेंट ये भी है कि पाकिस्तान का एक टर्म जो लीस्ट टॉक्ड अबाउट है विच इज़ द नेशनल सेविंग रेट। ओके हर कंट्री का एक ग्रॉस नेशनल सेविंग रेट होता है। ठीक है, एज अ कंट्री, एज एन इकोनॉमी, हाउ मच आर वी सेविंग, ठीक बिकॉज आप जितना सेव करते हैं उसका एक सर्टन परसेंटेज आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी, सो पाकिस्तान फॉर डेकेड्स इंटरनेशनली हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट ग्रॉस नेशनल सेविंग रेट्स। ठीक है, कि एज हुकूमत, एज अवाम, एज अ होल हम कंट्री सिर्फ 12 से 13% सेव करते। ठीक है जी। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी वजूहात टैक्सेशन सिस्टम है, उसकी वजूहात ये हैं कि अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है, उसकी वजूहात ये हैं कि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो आज भी उस लेवल पे नहीं है। आपकी इनफॉर्मल इकॉनमी शायद आपकी फॉर्मल इकॉनमी से बड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये फैक्ट है कि हमारे बैंक्स हैं जिनकी हज़ारों में ब्रांचें हैं और 1947 से बैंक्स हैं, लेकिन आज का ये फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, लीस्ट टॉक्ड अबाउट, कि 90% तकरीबन जो आपकी जो बैंकिंग हो रही है वो कराची, इस्लामाबाद और पंजाब की 16 बड़ी सिटीज़ में हो रही है। दैट्स इट। पूरा पाकिस्तान इन 18 शहरों के अलावा जो है वो सिर्फ 10% कंट्रीब्यूट करता है बैंकिंग सेक्टर में, विच इज़ अब्सर्ड। विच इज दैट मीन्स पीपल आर नॉट बैंकिंग। दैट मीन्स कि कैश पे काम हो रहा है, दैट मीन्स इनफॉर्मल इकॉनमी बहुत बड़ी है। इसी की वजह से जो हमारा नेशनल सेविंग रेट है वो बहुत लो है। दैट मीन्स एज पाकिस्तानीज वी आर आवरसेल्व्स नॉट सेविंग, एंड इफ यू आर नॉट सेविंग यू आर नॉट री इन्वेस्टिंग इन द इकॉनमी। सो इफ वी आर नॉट री इन्वेस्टिंग इन द इकॉनमी, हाउ विल द फॉरेन डायरेक्ट बाहर से क्यों आएगा? You understand? So, I personally think that instruments like Sukuk and Waqf and Islamization of economy can play a huge role in increasing that. You know what it is कि I think there is also massive uneducation about financial instruments and institutions. जी I don't think majority of पाकिस्तान को ट्रेजरी बिल्स का पता है या उसमें इन्वेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। सकूक तो बहुत दूर की बात जी है। जी ठीक है, आई थिंक जो क्लासिक इन्वेस्टमेंट टूल था रियल एस्टेट, वो हमने मिल्क टू डेथ करके हर चीज़ अपनी तबाह भी कर ली, बट देर इज़ ज़ीरो अवेयरनेस। हमारी स्टॉक मार्केट का साइज़ कुछ भी नहीं है इन माई humble opinion. If you look at the amount of accounts जो खुले हुए हैं वो तो irrelevant, they're so small and few. This book, जी The Reforms Manifesto, जी आप बैंकर हैं, किताब क्यों लिखी है? हाँ जी, ये बड़ा ये इंटरेस्टिंग, पहले बताए ना, किताब पे तुम बाद में आते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और मेरे लिए तो बड़ा टाइप्स है, मैं थोड़ा जज्बाती भी हो जाता हूँ इस पर। आई एक्चुअली नेवर वांटेड टू बी अ बैंकर। अच्छा, मेरी डिग्री थी इकोनॉमिक्स में कायद आज़म यूनिवर्सिटी से, एंड आई डिड वेल देयर। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं पाकिस्तान के इस तरह का एजुकेशन सिस्टम है, आज भी मेरे ख्याल में हमारे बच्चे जो O लेवल्स या A लेवल्स या मैट्रिक करके FSC में जाते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि हमारा एप्टीट्यूड क्या है, हम ज़िंदगी में करना क्या ऐसे ही चाहते हैं। तो मैं तकरीबन 51 साल मेरी उम्र है, तो हमारे ज़माने में जब हम मैट्रिक करके निकले तो
या ये था प्री इंजीनियरिंग कर लो या प्री मेडिकल कर लो, जो लायक बच्चे थे, तो हमने उसकी कोशिश की, उधर नहीं चल सके। फिर पता चला कि जी या MBA कर ले या MPA कर ले। शायद अब वो इतने रेलेवेंट नहीं है सब्जेक्ट, अब तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, उधर भी ना हुआ। तो अचानक मेरा कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट में MBA ना हुआ, MPA ना हुआ और इकोनॉमिक्स में आ गया। ठीक है। सो मुझे थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का पता था, बट वंस आई स्टार्टेड स्टडीइंग देयर, सो आई सडनली फाउंड आउट इन द फर्स्ट मंथ दैट प्रॉबली अल्लाह ताला ने मुझे इसी इसी के लिए सब्जेक्ट के बनाया लिए है। पैदा किया था। ठीक है। और ये मेरा इंटरेस्ट है, हालांकि ये बड़ा ड्राई है सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, खैर। सो आई एक्चुअली फेल इन लव विद दिस सब्जेक्ट ठीक है। and I always wanted to be an economist. So I did well, and I should have had, like many others, a scholarship, because my father was in army and एक humble background था, middle class. So I couldn't afford कि मैं खुद या मेरे पेरेंट्स फाइनेंस करें मेरी स्टडीज़ अब्रॉड। तो हमारे हो गए 98 में धमाके और सैंक्शंस लग गई, और उन सैंक्शंस में स्कॉलरशिप्स भी ख़त्म हो गई। तो देर वॉज नो अदर अपॉर्चुनिटी, सो आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड फॉर जॉब्स। ऑयल गैस सेक्टर में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, और फिर मुझे एक बैंक में नौकरी मिली। बट ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद नौकरी चली, और अब तक चली, दैट अल्हम्दुलिल्लाह वी आई हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैंकर्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री। काफ़ी तरक्की भी मिली। तो वो मेरा जो पैशन ऑफ इकोनॉमिक्स था ना जी, वो रह गया, करियर में हम चले गए। तो लेकिन ये मैंने किया कि साथ साथ, हालांकि बैंकिंग जो है बड़ी डिमांडिंग पोस्ट होती है, स्पेशली 4-5 साल पिछले बड़े बिजी रहे मेरे, चैलेंजिंग टाइम था, बट मैं साथ साथ पढ़ता रहा किताबें। पढ़ाई का शौक़ मुझे शुरू से था। हमारे घर में आज भी एक लाइब्रेरी है, उसमें वालिद साहब की भी काफ़ी किताबें हैं, मेरी अपनी भी हैं। तो मैंने वो अपना साथ साथ पढ़ाई का सिलसिला जारी रखा। तो जब भी मुझे मौका मिला, 2018 से तकरीबन मैं कुछ ना कुछ आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ अखबारों में। डॉन में मेरे आर्टिकल्स आए हैं, बिजनेस रिकॉर्डर में आए 6 महीने में एक दफ़ा। बट ओवर टाइम आई ऑलवेज थॉट दैट I have this writing ability, and I think I should write something whatever is in my mind. तो ये किताब मैंने इसलिए लिखी, मुझे तकरीबन 8-9 महीने लिखे, बट ये हमेशा से मेरे जहन में थी। जो कुछ मैंने लर्न किया, पढ़ा, और पाकिस्तान की जिस तरीके से इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो चैलेंजेस हैं, वो मैंने कहा कि उसको एक किताब की सूरत में लिख देना चाहिए। ठीक। और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसमें पहले किसी ने ना कलम उठाया हो या लिखा ना हो, बट मेरा ये ख्याल था कि एक छोटी किताब लिखी जाए, बिकॉज आजकल आपको पता है अटेंशन स्पैन के मसले हैं बड़े। ठीक है ना जी। सो मैंने कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं लिखी जिसके ऊपर रिसर्च ना हुई भी हो। तो मैंने एक छोटी किताब, बट आई वुड से कॉम्प्रिहेंसिव नरेशन ऑन ऑल द की प्रॉब्लम्स दैट वी हैव। लेकिन प्रॉब्लम्स का तो हर कोई बताता है। No, but it is like a manifesto. It is like It is, as when, like, one of the good things about this book is that problem identification is maybe 15%, because उसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, but most of it is just pointing to reforms that exist, compiling them together and putting them together. So it is literally like, it's like the little red book, basically, if I may. But the purpose is that if you run through this, you will get an idea that बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर उसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। पहिया आपा ईजाद नहीं करना, सिर्फ जो एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है वो इम्पोज करने हैं। Absolutely. माई पॉइंट इज़ के, एंड आई थिंक इट्स सेफ टू से, यू आर इन अ वेरी पावरफुल पोजिशन। लाइक कोई मैं इसमें क्वाम नहीं महसूस करता, एंड यू हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ पीपल इन गवर्नमेंट, रेगुलेटर्स, ज़रा आपकी इंट्रैक्शंस होती हैं। डू दे नो दिस? डू दे नो व्हाट्स इन दिस? और डू दे नो कि लाइक ये सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं? देखिए, इन प्रॉब्लम्स का भी लोगों को पता है, और इन सॉल्यूशंस का भी लोगों को पता है। ओके। ठीक है। अगर आप देखेंगे, इस किताब को छोटा लिखने का मकसद ये भी था कि मैंने हर पैराग्राफ या हर चैप्टर में जो लिखना चाहता हूँ, बजाय उसको एक पैराग्राफ में मैंने जो एक्सप्लेन किया है, उसको आई कुड हैव एक्चुअली रिटन इन 20 or 30 pages, but I have referred to the relevant study. Yes. So there are more than probably 100 studies. ग्लॉसरी जो आप एंड में देखेंगे उसमें बहुत उस पर सब कुछ हर एक का वो आपको मिल जाएगा। तो कमिंग बैक टू व्हाट यू सेड, लोगों को पता भी है प्रॉब्लम्स क्या हैं, लोगों को ये भी पता है कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, लेकिन वो एक जगह इकट्ठे उस तरीके से शॉर्ट बुक मौजूद नहीं है। सो वो एक था। दूसरा, इसका सोल्यूशन जो है ना जी, वो मैंने अपनी डेडिकेशन में पहले पेज पे ही लिख दिया जी। तो एक तो ट्रिब्यूट मैंने अपने वालिद को दिया, बट उसको आई विल जस्ट रीड इट आउट। एंड द होप दैट वी कलेक्टिवली रियलाइज the way forward is only in truth and reconciliation. तो आज पाकिस्तान उस नहज पे है, हम बहैसियत कौम जिसमें सब लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी है, हुकूमत भी है, पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं,
आज हमें ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हम एक्चुअली फाइनेंशियली फेल्ड स्टेट काफ़ी अरसे से हैं। हम ऑक्सीजन लगा के चला रहे हैं, जिस्म में कैंसर है, हम दर्द की गोली या इंजेक्शन दे के चला रहे हैं, सर्जरी की तरफ नहीं जा रहे। वो कोई एक नहीं कर सकता, ना वो आर्मी चीफ कर सकता है, ना वो प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, ना वो फाइनेंस मिनिस्टर कर सकता है, ना एक गवर्नमेंट कर सकती है, ना ब्यूरोक्रेसी कर सकती है, ना बिगेस्ट इकोनॉमिक विजिट कर सकता है, ना मेरी ये किताब कर सकती है। आज हमें सबसे पहले एक टेबल पे बैठने की ज़रूरत है और सच बोलने की ज़रूरत है। सब कुछ अच्छा नहीं है, यस, सब कुछ बहुत ख़राब है, और ये प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स बेशक 50 होंगे, बट आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि 10 बड़े मसाइल ये हैं, कहीं से शुरू करना है तो हम यहाँ से शुरू करना और चाहिए। इन 10 को पकड़ें, और इनके ये सोल्यूशंस भी हम सबको पता है। बट आज इस टेबल से हम उस दिन उठेंगे, या हम उस एक दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, 1 महीने लगते हैं, हम कलेक्टिव विजडम लगा के उस वक्त उठेंगे कि जब हमारा सबका कंसेंसस होगा और एक मैनिफेस्टो इस तरह का बन जाएगा जिसके ऊपर चाहे हुकूमत मिलिट्री की हो, चाहे हुकूमत PMLN की हो, पीपल्स पार्टी की हो, या तहरीक इंसाफ वापस आ जाए, जो मर्जी हो, इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और उसको फिर आप एक्सप्लेन करें, असल तो आपकी आवाम है ना, एक सिटीज़न आपका है, उसको एक्सप्लेन करें कि आप जो इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं उसका हल क्या है, और उस हल की तरफ हम इस तरह जा रहे हैं। और सच बोलेंगे उसमें टाइम कितना लगेगा, और टाइम कोई ये मत कहे कि 90 दिन 1 साल, बिकॉज ये तकलीफ का बायस बनता है जी आवाम जी के जी लिए। जी। और ये है कि देखिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन, यही चीज़। मैं ये नहीं कह रहा इसमें जो आप फाइनल करें उसको लगाएं टीवी पे, सोशल मीडिया पे लगाएं, कहेंगे जी इसका ये हल है, इतने महीने में होगा, इतने सालों में होगा, और ये तकलीफ़ें होंगी, और इसके बाद ये अच्छाई आएगी। सो आई पर्सनली थिंक दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। बट इस किताब में अगर आप आए, अगर आप इसमें, मैं तो खैर उस तरफ चला एक्चुअली गया। मेरा ये इसमें ये है कि चैप्टर नंबर 4 है रिक्लेमिंग जस्टिस एंड रीबिल्डिंग सोसाइटी। जी हमारे यहाँ जो तासुर होता है जस्टिस का, वो ये होता है कि हमने बदला लेके देना है, जी ठीक है। मेरे नज़दीक जो जस्टिस का तासुर ये होता है कि हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है कि लोग काम कर सकें। मसलन कि अगेन, क्योंकि मैंने 18-19 साल की उम्र में कारोबार शुरू कर लिया था, तो मुझे लगता था कि यार यहाँ पे ना कोई प्रोटेक्शंस एग्जिस्ट नहीं करते कि आप बिज़नेस करना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, आपका माल नहीं महफूज। तो हमारे यहाँ जान के कॉन्सेप्ट का जस्टिस तो बहुत अवेलेबल है, लेकिन माल के कॉन्सेप्ट का नहीं है। इस चैप्टर के अंदर भी जब आप बात कर रहे थे अबाउट डेवलपमेंट, जस्टिस डिलेड इज़ डेवलपमेंट डिनाइड, तो मेरी दानिश के मुताबिक भी यही था कि ये बात दुरुस्त है कि सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं होता कि, ऑल्दो वही बहुत बड़ा नुकसान है, मैं कतई नहीं चाहता हूँ कि यार किसी को नाइंसाफ़ी हो रही है एक मर्डर ट्रायल में। सबसे बड़ा मसला होता है कि यार आप एक कारोबार खोलते हैं, उस पर काम करते हैं, आप पे कोई जाली या सही मुकदमा करता है तो अगले 25 साल यू आर स्टक। तो दैट ओनली इंसेंटिवाइजेस करप्शन। मेरा एक मासूमाना सवाल है, सवाल से आपने बुरा नहीं मनाना, नहीं, क्या ये सिस्टम ऑलरेडी ताकतवर को सूट नहीं करता, तो इसमें चेंज क्यों लाएंगे? जी। बिकॉज जब मैं जो चैप्टर पढ़ रहा था तो मैं कहता कि ये बातें सही दुरुस्त हैं, बट अगर मैं वो 1% एलीट हूँ या मैं पॉलिटिक्स में ताकत में हूँ तो मैं इसको क्यों डिले लगाऊँ? ये तो मेरे लिए परफेक्ट बिजनेस मॉडल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, ऑल्दो इसकी कुछ ना कुछ रेलेवेंस मैंने एक नरेटिव बिल्ड किया स्टार्टिंग फ्रॉम द ब्रोकन कॉन्ट्रैक्ट, बट इसको मैं, आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा, उसके ऊपर मैं पहले आना चाहूँगा। देयर इज़ नो डिनाइल कि जस्टिस या इंसाफ मिलना एक आम सिटीज़न को बहुत ज़रूरी है, और आप मेरे से बहुत अच्छा इस पर और बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं जो हालात हैं जी। और वो रहेंगे क्यों और उसका हल क्या है, वो भी एक लंबी डिबेट है। मैंने इधर इसी वजह से 3-4 चीज़ें लिखी हैं जी। एक तो मैंने ये कहा है कि रादर देन 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं तरमीमें लाने के बाद हमें 3 या 4 तरमीमों की ज़रूरत है। नंबर 1 ये है कि जितना भी बैकलॉग है आप अमेंडमेंट लेके आएँ और एक टाइम बाउंड जस्टिस डिलीवरी सिस्टम रखते हैं, ठीक है। दूसरा, इसी के साथ, और उसको आप कंप्यूटराइज्ड करें। आजकल तो हर चीज़ गिवन बात, ठीक है ना, अंडरस्टूड। आपकी AI पूरा जितने 1 मिलियन है, 10 मिलियन है, 5 मिलियन है, पूरा आपको सिस्टम पता होगा कि जी आप द सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट्स, Appellate लोअर courts, कोर्ट्स, क्या कर जो रहे है उन सब की ये टाइमलाइंस है, ये बैकलॉग है, उसको आपने तो टाइम बाउंड करना है, चाहे जो भी वो फैसला होना ज़रूरी है। दूसरा जो है मेरा आर्गूमेंट है वो एक्सेस एंड अफोर्डेबिलिटी है। ठीक है। हमें, जिस तरह मेरा एक आर्गूमेंट है कि आपको NFC में प्रोवेंशियल फाइनेंस अवार्ड भी करने और फिर आपने डेवोल्यूशन की तरफ जाना है,
जब तक आप लोकल गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे पाकिस्तान नहीं चल सकता। right. इसी तरीके से जस्टिस एंड कोर्ट्स की अवेलेबिलिटी, इंसाफ की अवेलेबिलिटी जब तक तहसील और ज़िले लेवल पे नहीं, ज़िले में तो है, तहसील लेवल पे नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये आपने नीचे लेके जाना है। फिर इंडिपेंडेंस और अकाउंटेबिलिटी के मैकेनिज़म्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में चल रही हैं, वो हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। लास्ट थिंग जो आपने बोली बड़ी इंपॉर्टेंट है, वी नीड टू हैव अ सेपरेट सेट ऑफ कमर्शियल एंड इन्वेस्टर कोर्ट्स। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी, कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर कारोबार होता है, जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, उसकी कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, उसकी कोई औकात नहीं औकात ही नहीं है। ये आप करें ना करें बेमायनी होता है तकरीबन। तो अगर आपके पास स्पेशलाइज कोर्ट्स होंगी जो कि सिर्फ इन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रोटेक्शन देंगी और उसके एक्सपर्ट्स होंगे इन अ टाइम फ्रेम और उसके एक्सपर्ट जजेस होंगे। लेकिन आप एक जगह जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट्स की क्या हैसियत है, वो किस कानून की, किस जजमेंट के तहत क्या हो रहा है। सो दिस नीड्स अ स्पेशल सेट ऑफ सेपरेट कोर्ट्स एट एवरी मेजर सिटी, एंड अगेन ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी टाइम बाउंड। मेरा यहाँ पे आई अंडरस्टैंड दिस, आई गेट दिस, मैंने उसमें सुना था मेरे से कि मेरा तो इंसेंटिव समझ आता है करने का, मैं आम आवाम हूँ, आपका समझ आता है आप आम है, सलमान आम आवाम है। वाई शुड द पावरफुल डू दिस? बिकॉज मैं और आप अपील कर रहे हैं ताकतवर लोगों को कि ये कर लो जी। वाई शुड दे डू दिस? देखिए, पावरफुल लोगों को नॉट ओनली दिस, ऑल द थिंग्स विच आई हैव ट्राइड टू राइट हियर, उनको करने की ज़रूरत है। उनको एक जगह बैठने की ज़रूरत है और उनको ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि इस मुल्क को आगे हमने चलाना है। अगर चलाना है तो वो इसी तरीके से चलेगा कि हमारा कंसेंसस होगा। सो दैट इज इट। अब मुल्क नहीं चलेगा, ये चलेगा अगर आप मेजर रिफॉर्म्स करेंगे, वरना नहीं चलेगा। और रिफॉर्म्स तब होंगी जब आप सबका कंसेंसस होगा। ठीक है ना? पहला मैं शुरू करता हूँ आपको ब्रीफली, आई विल टेक इट थ्रू यू इफ यू अलाउ मी। प्लीज। तो दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड विद द ब्रोकन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, फॉर दैट इज द बेसिस फॉर एनी सोसाइटी टू एग्जिस्ट। मॉडर्न नेशन स्टेट का बुनियाद है ना जी, कि सिटीजन और स्टेट के दरमियान सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक रिलेशनशिप क्या है, इमरानी मुआहदा कहते हैं, ये क्या है? तो अगर स्टेट को, मुझे आज लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है या टूटने के करीब है। उसकी 3-4 वजूहात हैं और मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन इस तरह करूँगा, शायद लोग इस तरह खुल के बात नहीं करते, मैं किसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, कि आज का पाकिस्तान आज से 20 साल या 25 साल वाले पाकिस्तान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यस। उसकी वजह है कि आज के पाकिस्तान की एवरेज मीडियन एज जो है वो 26 साल का पाकिस्तान है। तो आप जो मर्ज़ी तकरीरें करें, जो मर्ज़ी नरेटिव चलाने की कोशिश करें, जो मर्ज़ी हुकूमत की पॉलिसी हो, आपकी मेजॉरिटी ऑफ अवाम जो है वो यूथ है और पाकिस्तान की एवरेज एज जो उम्र है पाकिस्तान की वो 26 साल है। 26 साल उस तरीके से नहीं सोच रहा जो आप सोच रहे हैं जी। देयर इज़ अ डिस्कनेक्ट जी। ये जो 26 साल के लोग हैं जो कि बढ़ते जाएंगे, हर साल पाकिस्तान यंग होता जा रहा है, वो दे आर सिटीजन्स ऑफ अ ग्लोबल विलेज। उनके पास जो मोबाइल है ना, वो उनको सब कुछ बता रहा है दुनिया में क्या हो रहा है इंस्टेंटेनियसली। आपके पास इस 26 साल के पाकिस्तान जो कि 65 से 70% पाकिस्तान की अवाम है, उनके लिए ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ना आपने एज ए स्टेट उनको इंगेज किया हुआ है किसी और एक्टिविटी में, किसी भी एक्टिविटी में। और स्टेट सिटीज़न हमेशा रियलाइज़ करता है कि स्टेट मेरी कई दफ़ा मजबूर हो जाती है, गरीब हो सकती है, लेकिन स्टेट को अपने सिटीज़न से कम अज़ कम जो सिटीज़न एक्सपेक्ट करते हैं वो ये है कि कम अज़ कम ये मेरी तरफ से माँ है या बाप है, तो मेरे तरफ प्यार की नज़र ज़रूर रखें। जब ये भी आ जाए ना प्रॉब्लम, तो फिर देयर इज़ अ प्रॉब्लम। और सिटीजन्स यूथ सिर्फ अर्बन यूथ नहीं है, लाहौर कराची की नहीं है, बलूचिस्तान की भी यूथ है, इस तरह केपी की भी यूथ है, पिंडों देहातों की यूथ है। वो एलियनेटेड, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर। वी हैव एन एलियनेटेड यूथ, which means your population is alienated or disconnected from the state and its narrative, whosoever may be. आज की गवर्नमेंट है, इवन पीटीआई की गवर्नमेंट, for all governments. It's true for state, which is a problem. देखें, आप जिस मर्जी आईना या अदसा लगा के या एंगल लगा के या वो क्या कहते हैं लेंस लगा के बलूचिस्तान की सूरत हाल देखें, असल प्रॉब्लम्स वो है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। द यूथ देयर इज एक्चुअली एलियनेटेड।
केपी के और प्रॉब्लम है, रियल प्रॉब्लम्स को समझें। इसी तरह आपके पंजाब में अभी भी कई ऐसे इलाके हैं, स्पेशली सदर्न पंजाब, सिंध, व्हाट आर वी डूइंग? एटलीस्ट एंगेज देम पॉजिटिवली। और होता क्या है कि आपने भी देखा होगा, ये TLP, आई हैव नो ऑफेंस अगेंस्ट एनी, मेरे लिए तमाम रिस्पेक्टेबल पार्टीज़, बट वो जब भी जलसे होते थे या इस्लामाबाद बंद हो जाता था या लाहौर की सड़कें या रोडें बंद हो जाती कुछ थी, भी होता था, तो उसमें उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप कितनी होती थी, कभी वो वीडियोस देखें, और उसमें बच्चे कितने होते थे, और एवरेज एज क्या होती थी? Young. सब बच्चे, किसी की दाढ़ी नहीं, कुछ भी नहीं है, पेंटों वाले भी हैं, और वो कर क्या रहे? रोड बंद कर रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, लड़ रहे हैं। because they have nothing to do. They have nothing to do because they are not engaged by the state or anyone else. छोड़ दें कारोबार देना और रोजगार देना। जो इनको इस तरह लेके जाएगा, ये एक टाइम बॉम्ब है जिसके ऊपर आप लेके मैं जाएंगे। आपकी बात को बढ़ाता हूँ इधर ही कि जब स्टेट का कोई रिलेशनशिप नहीं है विद द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, तो कोई भी एंटर करके कहीं भी खेल सकता है। आप सेसपूल बन गए हैं रॉ के लिए, CIA के लिए, मुसाद के लिए, एनीवन कैन एंटर, पेनिट्रेट द माइंड एंड पुश इन एनी डायरेक्शन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ठीक है, सो इट इज़ अ ब्रोकन कॉन्ट्रैक्ट। और अगर इसी को हम सही डायरेक्शन में ले जाएं तो ये आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर कुछ ना कुछ आप इनको एंगेज करें, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कैपेसिटी उनकी बढ़ाएं, ठीक है, उनको पॉलिसी दें, उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ दें, और उसके लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होती। मैं अपना, आपने शायद देखा, आई एम रनिंग अ सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो जी, तो उधर हमारे तकरीबन 140-42 के करीब स्कूल हैं जिसमें 10,000 बच्चा बच्ची फ्री पढ़ते हैं। उधर पैसे नहीं लग रहे, अल्लाह अपना काम खुद चलाता है, अल्लाह ने तौफीक दी। ऑर्गेनाइजेशन लगती है, एफर्ट लगता है। आपने डायरेक्शन देनी है, ट्रस्ट देना है और इंगेज करना है। हमारी बड़ी टैलेंटेड कॉम है, आप अपॉर्चुनिटीज़ दें। यही यूथ जो है, यही 26 साल का पाकिस्तान आपको 3 से 5 साल में, आई एम कन्विंस्ड एंड आई हैव अ कन्विक्शन, दुनिया के मोस्ट फास्टली ग्रोइंग नेशंस में अगर ना ले जाए तो आई वुड से जो सजा कहेंगे जी, मैं तैयार हूँ। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरीके से आगे चलते हैं। मेरा दूसरा इशू जो था वो ये था कि पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक जेनेसिस क्या है। हमारे जो प्रॉब्लम ये आज के नहीं है, ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्री पार्टीशन ही शुरू हो गए थे, और 1947 से लेके अब तक आपकी मैंने देखी हैं, इस पर कई पॉडकास्ट भी हैं, कि ये लैंड ऑफ द एलीट रहा है शुरू से और आज भी है, ठीक है ना जी। तो इशू यही आ रहा है, मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, कि वही यूनियनिस्ट पार्टी या सिंध के जो वडेरे थे वो असेंबली में आज मोस्टली उन्हीं के, उनके या उनके एडजेसेंट लोग हैं, एडजस्टेड लोग हैं, या फिर ब्यूरोक्रेसी या मिलिट्री, या वो पावर में आए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने और 2-3 पिलर्स खड़े कर दिए। अब लेटली जुडिशरी भी उसका हिस्सा बन गई, उसके बाद मीडिया भी आ गया उसमें। 80s-90s में इंडस्ट्रियलिस्ट बूम था, वो एकदम से सियासत में आ गया। तो ये उसकी डिटेल्स भी नहीं जाते, बट वो मैंने यहाँ कैप्चर किया है कि वो आज भी ट्रू है। और जो आपने बात की थी पहले कि जिनका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड है इस मुल्क में, वो सिर्फ इलीट्स हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि वो रिफॉर्म आने दें? जब तक कि वो रिफॉर्म नहीं करेंगे, आगे मुल्क नहीं चल सकता। जब तक कि वो रियलाइज़, देखिए आपका एक केक है जिसके अंदर से आप हिस्से ले जा रहे हैं, और वो एलीट अपना हिस्सा बढ़ाई जा रही है और आम आदमी Squeeze हुई जा रहा है। आपको केक बड़ा करने की ज़रूरत है। केक अब उस वक्त बड़ा होगा, आई एम कन्विंस, उसकी जो मर्जी आप टेक्निकल डिस्कशन में चले जाएं, कि अब एलीट को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, दे विल हैव टू इन्वेस्ट बैक, अदरवाइज ये नहीं चल सकता। और उसका नतीजा ये निकला कि आज तक हमारी पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप नहीं हो सकी जी। और आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस एलीट कैपिटल की वजह से आपका जो भी सिस्टम है ऑफ गवर्नेंस वो इरेलीवेंट हो गया जी। और जब गवर्नेंस सिस्टम इरेलीवेंट हो जाता है तो लोगों ने तो ज़िंदा रहना है, उनको पानी भी चाहिए, उनको बाथरूम भी चाहिए, उनको खाना भी चाहिए, उनको इंसाफ भी चाहिए, उन्होंने डेली ज़िंदा रहना है। तो फिर जब गवर्नेंस सिस्टम इस काबिल नहीं होता तो फिर ऑल्टरनेट सिस्टम्स खड़े लाइक कराची, ये वहाँ टैंकर माफिया है, फलां माफिया, यू पे फॉर एवरीथिंग। नहीं, ये तो आई आपने कहा ना जी। मेरा ज़ाती ख्याल ये माफियों के अलावा जेन्युइन सिस्टम्स भी खड़े हुए हैं जो कि ऑल्टरनेट टू द गवर्नमेंट है। अच्छा, समझ गया। अब समझ रहे हैं, देखिए अब बलूचिस्तान चल तो रहा है ना जी, जी। ना आपका वहाँ पे सिविल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है या वहाँ पे कर्फ्यूज़ लग रहे हैं या वो BLA है, जो भी है, उस गांव के लोगों ने सफ़र भी करना है, गाड़ी भी करनी है, तो वो जो वहाँ पे फिर होगा वो टेक ओवर कर जाएगा। वो कहें ठीक है इसको टैक्स दे दो या इसकी मान लो, जिंदा रहना है ना जी, खाना खाना है, सांस लेना है। इसी तरह KP में भी है, इसी तरह बाकी जगहों पे भी है। सो एक्चुअली ये चलेगा नहीं इस तरह सिलसिले, कंपनी इस तरह आगे नहीं चलेगी। दैट्स व्हाई आई एम एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन, सिट बैक एंड डू सम रिलेशन। तो उसमें फिर आगे मैंने
कुछ रीडिफाइनिंग द फंक्शनल स्टेट की बात की कि किस तरीके से काबिल हो सकता है। उस पर फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात है, ब्यूरोक्रेसी में क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। पॉलिटिकल सिस्टम मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि वी शुड गो टूवर्ड्स मुतनासिब नुमाइंदगी। ठीक ये है। करंट सिस्टम नहीं चल सकता, आपको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाना पड़ेगा। और उसका सिंपल ये है कि जी जो पार्टी है, पार्टी इलेक्शन लड़े सो दैट ये आपकी ये इलेक्टेबल्स ख़त्म हो जाए, इलेक्टेबल्स खत्म हो जाए, पर इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज खत्म हो जाए, मैनिफेस्टोस मैनिफेस्टोस के ऊपर आपको वोट मिले। ये है, मैं थोड़ा थोड़ा उसको टच कर रहा हूँ जी। आई थिंक हमें NFC और PFC करने की ज़रूरत है। जब तक हम डेवोल्यूशन नहीं करेंगे, हम उसमें हमें प्रोविंसेस भी और बढ़ाने, एडमिनिस्ट्रेटिव की ज़रूरत है फॉरेन, जी। और हमें एक्चुअल सिटी गवर्नमेंट्स और मेयर सिस्टम लाने की ज़रूरत है। चाहे आप प्रोविंसेस बढ़ा दें या एक्चुअली यूसीओ को एम्पावर कर दें, ये आपकी चॉइस है। बट मेरा ज़ाती ख्याल है थोड़े से प्रोविंसेस हमें फिर भी बढ़ाने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि देखें, गवादर का फ़ैसला कराची और सखर का फ़ैसला कराची या बदीन का फ़ैसला कराची बहुत दूर है एडमिनिस्ट्रेटिव। अच्छा, समझ गया। इसी तरह पेशावर का फ़ैसला बानसेरा, पेशावर फ़ैसला कर रहा है वज़ीरिस्तान, पेशावर, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल नहीं। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि एक्सपेंस बढ़ाए बगैर आपको कुछ सूबे और बढ़ाने की ज़रूरत है। मतलब भावलपुर वाले को क्यों लाहौर आना पड़े हर चीज़ के लिए? इस तरह ही है। ठीक है ना जी। या तो ये हमें करना पड़ेगा, या तो कोयटा क्यों आए वो सैकड़ों किलोमीटर दूर करके? तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिवली प्रोविंसेस बनाने की ज़रूरत है, और हमें सिटी गवर्नमेंट तो लाजमी मिलना चाहिए। चाहिए। और बड़ा सिंपल है, जहाँ हर तरफ हम डंडा चला रहे हैं, इस तरफ भी चलाएं कि यार आपने NFC के बाद PFC करना था। फेडरल गवर्नमेंट के पास डे 1 पे बजट पे वो कंगाल हो जाती है, 56-57% सूबे ले जाते हैं, ठीक है जी। और सूबे जो है उनके पास रेवेन्यू नहीं बढ़ा रहे, खर्चा ही खर्चा है। यही लड़ाई है ना, रिसोर्सेज की लड़ाई है ना। आपने आगे PFCs करने थे, आपने लोकल गवर्नमेंट्स बनानी थी। आप अगर वो नहीं बनाएंगे 1 साल के अंदर, और आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करेंगे, हम आपके काट देंगे पैसे। देखें कैसे नहीं कराते। और मेयर सिस्टम पाकिस्तान में चला है। कराची जैसे मुश्किल तरीन सूबे में पहले नेमतुल्लाह खान साहब थे जी। उस बुजुर्ग ने अगर चला लिया रेवेन्यू बढ़ा के, और उसी की कंटिन्यूएशन में, क्योंकि वो एक सिस्टम था, एक कंपटीशन था, तो मुस्तफ़ा कमाल ने भी चलाया जी। सो दिस इज समथिंग विच आई रिकमेंड हियर, वी शुड इमीडिएटली डू दैट। देन जस्टिस वी डिस्कस्ड एंड देयर इज चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस फॉर सोवरेनिटी। जी इकोनॉमिक्स फाइनेंस ने बात की, व्हाट इज फॉर सोवरेनिटी मीन? लाइक आपने इसको बका और सलामती की जंग बना दी है बेसिकली। लाइक यू हैव इक्वेटेड के अगर मुल्क की सालमियत कायम रहनी है तो इकोनॉमिक सोवरेनिटी चाहिए। इज़न्ट द इंटायर जो दुनिया की ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी है उसके अंदर कोई भी एक मुल्क इस मुश्किल से साफ नहीं है, बिकॉज एनीबडी कैन इन्वेस्ट इन एनीबडीज इकॉनमी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम थ्रू एनी टोकनाइजेशन मटीरियल। ठीक है। और वही हमने क्रिप्टो भी जी उसका एक लीगलाइज फॉर्म, बल्कि वो भी आपसे सवाल पूछना था कि बैंक को डायरेक्टिव्स भी आ गए जनाब ये अकाउंट भी खोल लेने। बट हाउ डू वी गेट सोवरेनिटी इन दिस ग्लोबलाइज सिस्टम? देखें, इस वक्त तो ना सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, आपको मेरे से ज़्यादा पता है, और हर कोई ये कह रहा है। इवन एट द हाईएस्ट लेवल ये बात की जाती है कि हमारी सोवरेनिटी जो है उसका चैलेंज है कि IMF हमें बता रहा है आपने क्या करना। यस, ऐसा ही है ना जी, कि आप इकोनॉमिकली इतने वीक हैं कि आपको डोनर एजेंसीज या लैंडिंग एजेंसीज या लैंडिंग जो कैपिटल बड़े थोड़े पैसे दे रहे हैं, बाय द वे मैंने $1 बिलियन की ट्रांच के लिए बताते हैं कि ये सब कुछ चेंज कर दो। आप कुछ भी नहीं कर सकते। और इसी में एक जगह कहीं मैंने ये लिखा है कि या हम खुद रिफॉर्म कर लें, या फिर आपको यही ग्लोबल कैपिटल्स बताएंगे, IMFs और वर्ल्ड बैंक्स बताएंगे, नहीं तो अगले तो करवाई देंगे। या वो मुल्क जिन्होंने आपको कर्जा दिया है कि आप ये करें जो हम कर रहे हैं। और अल्लाह ना करे कि उस नहज पे हम पहुँच जाएँ बार बार कि एक हमारा सबसे स्ट्रेटेजिक एसेट जो है, जो आज हमें बचा के रख रहा है कई सालों से, वो हमारा न्यूक्लियर है। ऐसी ही कब तक आप इस तरह चलेंगे? बहुत जल्द अगर आप ऐसे ही रहे तो वो उस तरफ भी ज़रूर आएंगे। ये मुझे खदशा है, अल्लाह ना करे वो दिन आए। इंशाल्लाह नहीं तो आएगा। ये चैप्टर को मैंने फ्रेम ही इस तरह किया है कि जो आपकी इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग है, जो रिफॉर्म्स हैं, वो आपकी बका की जंग है, वो सिर्फ इकॉनमी की जंग है और सर्वाइवल की नहीं है। इस पे मेरे 3-4 मैं कोशिश ये कर रहा हूँ इस वक्त के, क्योंकि आपके माशाल्लाह बहुत बड़ी व्यूअरशिप है, तो लोगों को आसान अल्फाज में ये चीज़ समझाई जाए, बजाय इसके कि हम इसको टेक्निकल डिस्कशंस में लेके जाएं। पाकिस्तान के 3-4 प्रॉब्लम्स रहे। आज अगर आप पाकिस्तान के 4-5 बड़े मसाइल देखें ना, सबसे बड़ा ये मसला ये है कि आपके अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं आपकी आमदन से, और वो गैप जो है वो आप कर्जे से पूरा कर रहे हैं, वो बढ़ता ही जा रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और
वो जो कर्जा उस पर हम डिस्कस पहले कर चुके हैं कि वन प्रोडक्टिव डेट है, वो पिछले कर्जे का सूद देने के लिए आप नए कर्जे उसके अंदर भी मजे की बात है कि 15 मिनट आपने समझा दिया कि एक पोटेंशियल सोल्यूशन क्या एग्जिस्ट करता है। वो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है ना जी। तो अब प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ पाकिस्तान ऐसा नहीं है जिसका डेट टू जीडीपी इसे कहते हैं कि आपकी जीडीपी की साइज में कितना डेट है। कई ऐसे ममालिक हैं और बड़े बड़े दुनिया के, अमेरिका का डेट टू जीडीपी अमेरिकन इकोनॉमी से बड़ा उसका डेट है, absurd है। ठीक है। सेम इज विद जापान, सेम इज विद अदर कंट्रीज, बट उनके डेट्स जो है वो प्रोडक्टिव डेट है। बैंक की हमने बात की ना, बैंक कर्जा देता है, आप कर्जा लेंगे, आप उस कर्जे को अपने कारोबार में लगाएंगे, उधर से कमाएंगे, कारोबार बढ़ाएंगे और बैंक का कर्जा भी वापस करेंगे और उसका प्रॉफिट या सूद भी वापस प्रोडक्टिव डेट। प्रोडक्टिव डेट। लेकिन अगर आप कर्जा इसलिए ले रहे हैं कि आपको कारोबार चल नहीं रहा, ना आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपना घर चलाने के लिए, कारोबार चलाने के लिए पिछला सूद लेने के लिए और सूद ले रहे हैं, तो कब तक आप चलेंगे? सो दिस इज माई फर्स्ट, वी नीड, एंड आई हैव गिवन आंसर्स, ठीक है। अच्छा, इसी से दूसरा आपका निकल जाता है कि आपका अनप्रोडक्टिव डेट है और विशियस सर्कल ऑफ डेट है, उस पर हम बात कर चुके हैं कि उसकी रीप्रोफाइलिंग की ज़रूरत है, उसको इस्लामाइज करने की ज़रूरत है। रेवेन्यू पे मेरा ये ख्याल है, अगेन मेरा एक बहुत बड़ा आर्गूमेंट है कि रेवेन्यू में हमारे प्रॉब्लम ये रहे कि हम हमेशा बाहर देखते रहे। आज भी हम बाहर ही देख रहे हैं, हालांकि आपके मुल्क में सब कुछ मौजूद है। 1947 से आपने क्या किया? पहले बगदाद पैक्ट, सेंटो सीटो, अब तड़प रहे थे कि कुछ हो ऐसा, हम फ्रंटियर स्टेट हैं, हम जंग लड़ेंगे, आप हमें डॉलर दे दें। तो जब डॉलर आए, आपने 8, 10, 12 साल गुजारे और फिर नीचे चले गए। फिर आपने इंतज़ार किया कि दुनिया में कोई जंग हो या कुछ ऐसा हो, डॉलर आएंगे तो हम चलेंगे। भाई हमने ग्लोबल पोजीशनिंग की रीजनल पावर के तौर पे, और वही हमारा एक जरिए माश बन गया। ठीक है ना, ठीक है। अयूब का दौर, भुट्टो साहब का दौर, ज़ियाउल हक साहब का दौर, मुशर्रफ साहब का दौर, सेम थिंग हैपेंड। ऐसे ही रहा ना जी। और आज भी वही दौर है जी। स्ट्रेटेजिकली हमारे तो वही है, हमारे न्यारे हो जाते हैं ना, जब कुछ जंग होती स्ट्रेटेजिक है। रेलेवेंस होती है तो हम वी आर लेकिन गलती ये हुई कि जब वो डॉलर आए, उससे हमने कितनी इंडस्ट्री लगाई, उससे हमने रोजगार के कितने मौके प्रोवाइड किए, उससे हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी पे क्या किया, उससे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हमारे किया। पास आज भी 1960 का ही गंदम का सीड चल रहा है। ठीक है ना जी। आपका अभियाना जो है अब जाके चेंज हुआ है, वो प्री पार्टीशन का चल रहा था कि आपका जो पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है, दिस इज द प्रॉब्लम। सो वी हैव नॉट री इन्वेस्टेड। और पाकिस्तान के अंदर भी ये चीज़ आज आपको मैं बता सकता हूँ, बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, आपको ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया। नहीं प्लीज। सारा पोटेंशियल लुक विद इन है। सो आई स्टिल थिंक वन ऑफ द की रिफॉर्म्स इज to encourage the local entrepreneurs, encourage the local population to invest in this country, which we discussed earlier. We have all the potentials. मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल इस्लामाबाद मेट्रो जो है ना बस, इसके अगेंस्ट एक सकूक बनाया हुकूमत ने, जिसके में उनको 30 अरब रुपया चाहिए था। ठीक है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी इसमें बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बड़े इदारे भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें जनरल पब्लिक भी आ सकती है। ठीक है। वुड यू बिलीव 30 अरब के अगेंस्ट 472 अरब रुपया एक दिन में इकट्ठा हो गया। वन डे ओवर सब्सक्राइब हुआ जब पब्लिक को ओपन किया। दैट मीन्स कि अगर आप रिबा फ्री इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं तो आपके पास लोकल इतनी इन्वेस्टमेंट मौजूद है, आप हज़ारों अरब इकट्ठे करना शुरू, कोई इशू ही नहीं है। बट आपने आगे उनको प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ानी है। रियल स्टेट की मेरी आपकी डिस्कशन चल रही थी। रियल स्टेट हाईली डीरेगुलेटेड है, बट रियल स्टेट जब तक आप सिर्फ पैसे की अगर आप की जगह डब्बा चलाते रहेंगे तो यही होगा। डेवलपमेंट में जाने की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है ना जी। आप लिखेंगे जी ये फाइल के अंदर आप 6 महीने तक रहेंगे, उसके बाद इसको आपको टैक्स लगेगा जी। आपने अगर ज़मीन लिया तो इसको इतने अरसे में आपको प्रोडक्टिव करना पड़ेगा। और लैंड होल्डिंग आपको मेरे ज़्यादा बेहतर होगा, पता होगा कि वो भी कितने लोगों के पास है। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर, खैर। सो वी हैव टू लुक विद इन एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली आपके हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है, कारोबार जो है वो प्राइवेट सेक्टर को करनी है, वो कारोबार ही नहीं करना है। तो ऑल्दो अर्ली 90s में प्राइवेटाइजेशन हुई थी, हमें प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, जो कौमियाए गए इदारे हैं, उनका लॉस आपको भी पता है, मुझे पता है, ट्रिलियंस में हर साल है। ठीक है, जिस तरह PI की किए बाकियों की भी करें, नहीं होता बंद करते हैं। डिस्कोस की ज़रूरत है, जेनकोस की ज़रूरत है, और काफ़ी रेलवे को आप प्राइवेटाइज करने, क्योंकि अच्छा कि जी उसमें लोग जो हैं, अव्वल तो लोग फायर नहीं होंगे, ज़्यादातर रहेंगे, बट ये जो इदारे आपको साल का 800, 700, 750, 800 अरब रुपए का नुकसान देते हैं, 250 एम्प्लॉई है, 250 नहीं, 2.5 लाख, 2,70,000, 2,80,000 एम्प्लॉई हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए आपने 24 करोड़ अब हमको रगड़ा निकाल दिया, दाव पे लगा दिया। ठीक है ना। सो ये टफ डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। अच्छा, साइज ऑफ द गवर्नमेंट मैंने इसमें लिखा है कि रिड्यूस करें,
फेडरल गवर्नमेंट में 14 या 15 मैंने नाम भी लिखे, इसके अलावा मिनिस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए, प्रोविंशियल में उससे कम होनी चाहिए। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हर एक को पता है आपके 35 to 40% आपका जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो फ़ौरन बंद होने चाहिए, उनका कोई काम नहीं। बने हुए इदारे जो कि कुछ नहीं कर रहे, तनख्वाहें ले रहे हैं, उल्टा गलत काम कर रहे हैं, या जो काम हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना जी। हर चीज़ में आप देखें, पानी के कनेक्शन से, गैस के कनेक्शन से, कौन सी आपकी ऐसी एक्टिविटी है जहाँ गवर्नमेंट नहीं है? यानी हर चीज़ में और कोई चीज़ भत्ता और फ्री उनका नहीं काम है। नहीं है, वही कह रहा हूँ ना जी। तो मेरा ज़ाती ख्याल है 35 से 40% गवर्नमेंट का साइज़ छोटा कर देना चाहिए। फिर इस्लामाइजेशन इकॉनमी पे मेरा ज़ाती ख्याल है रेवेन्यू पे बहुत काम हो सकता है। हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो रिडंडेंट है, करप्ट है, इनएफिशिएंट है, FBR एंड अदर्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बताता हूँ, उशर एक इंस्ट्रूमेंट है इस्लामिक। उशर ये है कि जी आपकी जितनी प्रोड्यूस है उसका 10% या 5% आपने देना ही देना, ठीक है। ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर पर टैक्स की बात होती है, मेरा ये बड़ा सिंपल सोल्यूशन है और मेरे पास नंबर्स भी हैं कि एग्रीकल्चर इन हालात में भी इस वक्त आप एग्रीकल्चर में दुनिया के 7वें बड़े प्रोड्यूसर हैं, डिस्पाइट बीइंग अ फेल्ड इकोनॉमिक स्टेट। ठीक है, डिस्पाइट नो इनोवेशन, विदाउट लोएस्ट यील्ड्स एंड प्रोडक्टिविटी। कल रात को मैं एक जगह इंटरेस्टिंगली दोस्तों के साथ बैठा था, तो कह रहे यार तुसी इकोनॉमिस्ट हो, जवाद साहब बड़े बैंकर हो, तुम गल्लां ते बड़ियां कर रहे हो, पेट्रोल लगे हो सारे। आज भी दूध पर लीटर जो है वो पेट्रोल से महंगा है। हालांकि पाकिस्तान इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इन द वर्ल्ड एंड ऑल्सो इन लाइफ स्टॉक। तो दुनिया में जंग लग गई, हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑयल प्राइसेस चले गए, लेकिन दूध आज भी आपका पर लीटर महंगा है। दैट मीन्स देयर समथिंग सीरियसली रॉन्ग। तो आपने इन सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपने इन सेक्टर्स को फॉर्मलाइज करना है, आपको प्राइवेट सेक्टर को एंगेज करने की ज़रूरत है, इनोवेशन की ज़रूरत है, इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत है। खैर, कमिंग टू उशर, तो 7th लार्जेस्ट का मतलब है कि 70 एवरेज पाकिस्तान जब बुरा करता है तो 66 बिलियन डॉलर्स का प्रोड्यूस है। जब हम अच्छा करते हैं तो 72-73 बिलियन डॉलर पे हम चले जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये रिकॉर्ड के ऊपर काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, शायद मेरी इस बात का ये लोगों को पसंद ना आए, बट आज भी लैंड रिफॉर्म्स सही तरीके से नहीं हुए, ठीक है ना। रीडिस्ट्रीब्यूट हुए, बट आई एम क्वाइट कन्विंस्ड कि आज भी तकरीबन 60 से 65% जो लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड, वो 5% पाकिस्तानियों के पास है। जी, ऐसे ही है। ठीक है सर। और वो जो लोग हैं उन्हीं के पास आड़ती भी है, मिडिल मैन, उन्हीं के पास राइस मिल भी है, फ्लोर मिल भी है, टेक्सटाइल मिल भी है, शुगर मिल भी है, और वो फार्म टू मार्केट भी, मंडियाँ भी वो करते फर्टिलाइज़र भी वही बना के दे रहे हैं, हैं, ठीक है जी। और वो टैक्स नहीं देते एग्रीकल्चर पे। आप उशर्प लगाएं कि जी 5% आपने ऑफ योर प्रोड्यूस, इन 5% बड़े जो लैंडलॉर्ड्स वो आपने देने हैं। और वो कितना आसान है, जो DC बैठा हुआ है उसको उसके डिस्ट्रिक्ट में पता है कि आज कॉटन उठी है, ये गन्ना उठा है, आज कितने टन उठा है, छुपा तो नहीं सकते ना। अब तो मैप करना गूगल मैप्स के थ्रू भी आसान हो गया है, रियल आप लाइफ उस पर 5 या 10% टैक्स लगाएं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर 5 से 7% आप टैक्स लगाते हैं, आपका पर एनम विद इन 1 ईयर रेवेन्यू 1.5 to 1.7 ट्रिलियन रुपीज़ से बढ़ जाएगा, विच विल बी अनहर्ड ऑफ मनी। सिंपल। और कोई इसमें बड़ी साइंस नहीं। 7 अरब का हमारा पिछले साल का बजट डेफिसिट था ना, 1.5 ट्रिलियन मैंने आपको इधर बता दिया। पाकिस्तान टुडे इज एक इंडस्ट्री है, सिर्फ एक बात इंडस्ट्री की बात की। अब इसके फार्म टू मार्केट में आप और घुसते जाएं और हर टीयर पे आता जाएगा। और इस वक्त कॉर्पोरेट टैक्स आपका 50% पे चला गया हुआ है, विच इज इनसेन, ठीक है ना। विच इज मेरी तनख्वाह पे मुझे 45% या 42% टैक्स देना पड़ता है। आपको तो डिसइंसेंटिवाइज है कि तनख्वाह ज़्यादा क्यों ले रहे हैं। GST ऑन एवरेज 17-18% है, जो हर कोई दे रहा है। ये बात भी गलत है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते, बहुत देते हैं यार, सारा पाकिस्तानी टैक्स देते हैं। पूरी सैलरीड क्लास तो टैक्स देते चली ही नहीं सर, नहीं। कौन सा पाकिस्तान, अच्छा मुझे आप ये बताइए, हवा के अलावा कौन सी एक ऐसी चीज़ है जो आप सांस लेते हैं वो भी पॉल्यूटेड है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर टैक्स नहीं देता? हर चीज़ पे देते, ठीक है ना। और ये एक और आर्गूमेंट है कि आपने डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स बढ़ाना है, इनडायरेक्ट टैक्स ख़त्म करना है, ठीक है ना सर, क्योंकि वो इनएक्विटेबल है, अनजस्टिफाइबल है। आप लक्स का साबुन खरीदते हैं, आप उस पर एक सर्टन टैक्स दे रहे हैं जी। आपका माली लक्स का साबुन खरीदता है, वो भी उतना ही टैक्स दे रहा है, विच इज़ अब्सर्ड। पाकिस्तान का अमीर तरीन आदमी भी वो लक्स का साबुन खरीदता है तो वो उतना ही टैक्स दे रहा है। तो ये इनएक्विटेबल हो गया ना जी। उसकी जगह जो आपका माली है या मुलाजिम है
उसकी अगर तनख्वाह 35,000 है तो उसको 35,000 पे इनकम टैक्स लगना चाहिए। आपकी अगर 35 लाख है तो आपको 35 लाख के ऊपर इनकम टैक्स लगना चाहिए जी। और अगर कोई है जिसकी 3.5 अरब है तो उसको 3.5 अरब पे इनकम टैक्स लगना चाहिए। तो आप टैक्स रेट नीचे लाएं और रीच के अंदर सबको लेके आए। एवरी इनकम नीड्स टू बी टैक्स्ड। आप देखिए पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाएगा। आई थिंक उसमें जो मेजर प्रॉब्लम यही आता है इनको, वो ये है कि इट्स हार्ड टू टैक्स योर फ्रेंड्स। When you are in government, it becomes hard to tax your friends. ये एक अनफॉर्चुनेट रियलिटी। लेकिन हम अमेरिका में भी देखते हैं कि कोक ब्रदर्स बोथ रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को पैसे देते हैं एज सुपर पैक्स, और फिर जब पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे किसी भी किस्म के कानून की बात आती है तो ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स बिकम फेवरेबल फॉर देम। तो देयर इज़ अ इनहेरेंट प्रॉब्लम। आई थिंक जो आपकी बात है ना कि इस्लामाइजेशन ऑफ द सिस्टम, ये एक मॉरल कंपस वापस डालता है उस सिस्टम के अंदर जहाँ पे मोरालिटी रेलेवेंट हो गया है। लाइक हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें रोकती हैं मोरालिटी, like that stops us. Like बंद कमरे में किसी को क्या पता क्या है, but morality sort of stops us. Modern nation states में morality as a concept has changed a lot. With every 10-15 years उसका spectrum और push होता जाता है. So with things like usher, in that connotation उस तरह बताना, तो you'll find कि उसकी enforcement कराना आसान हो जाता है. Because एक आपने heavy burden डाल दिया है upon the DC, upon the system कि ये तो आप एक शरी चीज़ कर रहे हैं। तो इससे आई एम नॉट सेइंग करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, उसमें भी कोई ना कोई करप्शन ज़रूर होगी, बट एक ओवरऑल पुश इन द राइट डायरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। इट ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी बिकम्स ईजियर। करंटली जब हम इनकम टैक्स फाइल करते हैं उसके अंदर खुद हम लूप होल्स निकाल लेते हैं कि आपने ये 4 कवानीन इकट्ठे बनाए हुए एक चीज़ को मिटिगेट करने के लिए, उसके अंदर ये चीज़ निकल आई है। सो थोड़ा देयर हैज़ टू बी ऑल्सो ए सिंप्लीफिकेशन कि आम बंदे की भी अंडरस्टैंडिंग हो, अफसर की भी अंडरस्टैंडिंग हो। कई दफ़ा तो कारोबारियों की जब FBI की इंक्वायरियाँ निकलती हैं, उनका इनकम टैक्स का वकील जाता है तो वो IO को समझा रहा होता है, बेटा कानून ये है, ऐसे ऑपरेट करता है, यूँ नहीं होता। बोला सर थैंक यू, आपने सही बता दिया, और चीज़ें एडजस्ट कर रहा होता है। सो यस आई एग्री, वी नीड टू सिंप्लीफाई द टैक्स स्ट्रक्चर्स एंड रिड्यूस द टैक्स We have to ब्रिंग एवरीवन इन द टैक्स। और मतलब लोगों को अगेन जो हम पहले बात कर रहे थे, समझाने की ज़रूरत है कि भाई आप ऑलरेडी हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हो और 17 या 18% दे रहे हैं। हम आपा कम करना चाहते हैं, आप 5% दें और सिंपल टैक्स दें, खोल के दें, एक ही दफ़ा दें। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का भी कम हो जाएगा, जो मेरा ज़ाती ख्याल है 1.5 टाइम्स बढ़ी है आपकी फॉर्मल इकोनॉमी से। I would say that we are probably overall black and white मिला के $1 trillion economy. I would say safely. India is probably rough like $2.5 trillion economy black and white मिला के, जो अनडॉक्यूमेंटेड है सब कुछ मिला के। नहीं, वो तो इंडिया इज ऑलमोस्ट रीचिंग 4 ट्रिलियन नाउ। 4 trillion. So I think we would be 1/4 of it. We will be very easily. Probably the 24th-25th largest economy of the world, if not the 20th. I mean, just क्या कहते हैं, बाइनेंस ने बताया था कि हमारे पास $300 बिलियन का क्रिप्टो पोर्टफोलियो है पाकिस्तानियों के पास। लाइक व्हाट, बिल्कुल इट वाज absurd. ऐसे ही है, ऐसे ही है। वैसे पोस्ट क्रिप्टो लीगलाइजेशन और वो भी इंस्ट्रूमेंट आ रहा है, और बैंक्स इसको अगर हम एंड में ले जाएं तो आई Please, really, yeah, you know, so I just wanted to conclude on the book. So as you very rightly said, ये सब कुछ करने की हमें ज़रूरत है। इकॉनमी को इस्लामाइजेशन इन इटसेल्फ, टैक्सेशन सिस्टम को अगर हम ठीक कर लें, और अगर बहुत सारे लोग इसलिए भी बैंकिंग या फॉर्मल सेक्टर में नहीं आते कि वो स्पेशली इन KP एंड बलोचिस्तान, पश्तून बेल्ट जितनी हमारी बलोच, वो कहते हैं कि बैंक में करंट अकाउंट रखना भी सूद है। ठीक है, और इसको हम डिजिटल बैंकिंग के थ्रू, और डिजिटल जो हम नए बैंक्स बने ना जी, डिजिटल बैंक्स भी हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स की, उसके थ्रू वी कैन एक्चुअली इम्प्लीमेंट दिस एंड वी कैन एक्चुअली, इन माय ओपिनियन, मेरा बैंकिंग में 26-27 साल का तजुर्बा है, मेरा ये ख्याल है कि ये काम 18 से 36 महीने में हम कर सकते हैं। वी कैन गेट देम ऑन बोर्ड। या वी कैन एक्चुअली गो फॉर अ मैसिव कन्वर्जन एंड इस्लामाइजेशन ऑफ द सिस्टम इन 18 to 36 months। और देखें, कई ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं बार बार उसको नहीं बोलना चाह रहा, जो मैं ये वेलफेयर का काम करता हूँ, अल्लाह का काम है ना जी, इसमें आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ना पैसों की ज़रूरत होती है, अल्लाह अपना काम खुद कराता है। आज हम बहैसियत कौम अल्लाह से जंग कर रहे हैं सूद में, और ऐलान कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं इसके अलावा कोई हल ही नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं, इसके अलावा हल है, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं उसके, और जितने करते जाएंगे, आई एम नॉट द गुरु और द फाइनेंशियल जार, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सिटिंग हियर। आप इब्तिदा करें, देखें अल्लाह कैसी मदद करता है इंशाअल्लाह। आखिर में मैं ये कहना चाह रहा था जी, देखें एक सबसे बड़ा हमारा और लीस्ट टॉक्ड अबाउट है, विच इज़ द क्लाइमेट चेंज, जिसके ऊपर हमारी बात नहीं हो रही, और जो होती भी है तो लोग कह रहे हैं यार ये क्या। मेरा ये ख्याल है कि
साउथ एशिया स्पेशली जो इंडो पाक रीजन है। रीजन है, वी आर सो वनरेबल क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स हैं हमारे ऊपर। हम वैसे आपस में बात नहीं कर सकते, ना मैच खेल सकते, ना हाथ खिला सकते, बट आई थिंक क्लाइमेट डिप्लोमेसी इज समथिंग विच वी नीड। वरना ये जितने हमारे डेल्टाज हैं ना, ये रेगिस्तान बन जाएंगे, रिवर डेल्टाज। हर साल आने शुरू हो गए ना जी आफात और तूफान। इंडिया में भी आ रहे हैं, हमारे भी आ रहे हैं, बांग्लादेश में भी आ रहे हैं, नेपाल वगैरह में भी उस आ रहे पूरे जोन में आ रहे हैं। हैं। इस सार्क को क्लाइमेट चेंज होने के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। इट इज़ अबाउट बिलियंस ऑफ पीपल, इट इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। एंड आई एक्चुअली थिंक वी कैन एक्चुअली कलेक्टिवली डू अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन दिस। और आखिरी इसी से रिलेटेड है रीजनल कनेक्टिविटी। देखें, तारीख और जोग्राफिया कभी गलत नहीं होते। मैंने जितनी किताबें पढ़ी हैं, तारीख मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। दुनिया ने हमेशा तारीख ने करवट ली है। तकरीबन 250 साल से 350-400 साल में एक तारीख अपना शिफ्ट बर्फ होता है। ठीक है, तो ये 70-75 साल कोई बड़ी बात नहीं है। हम अलहदा मुल्क बने। अलहदा मुल्क बनने का मतलब ये नहीं था कि हमने सारी ज़िंदगी लड़ना है। बेवकूफ़ बनाया हुआ है दोनों तरफ अवाम को, ठीक है ना। उधर भी मुसलमान है, इधर भी मुसलमान है, बांग्लादेश में भी हैं। किसने रोका है कि हम आपस में कारोबार करें? इट इज़, आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी पॉलिटिक्स, बट इवेंचुअली आई थिंक द सैनिटी विल प्रिवेल। Eventually, all the way from Afghanistan, Iran to Bangladesh, it doesn't make sense हम लड़ें for any reason. सेंट्रल एशिया सर, आप ऊपर चले जाएं, for it makes absolutely no sense कि हम लड़ें उन लोगों की ईमान पे जो हमसे बहुत दूर हैं। ठीक है ना जी। और ये इसमें मैंने एक लिखा है एंड आखिरी, तो इवेंचुअली प्रॉब्ली जो, और जोग्राफिया और तारीख जो है ना, मेरे ख्याल में हमारे जो ये 100 साल या 1.5-2 साल की नस्लें होंगी, हम तो मर चुके होंगे, बट अगली नस्लें हमें बेवकूफ़ और पॉन्स समझेंगे कि इनको पता ही नहीं था कि ये इन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ किस चीज़ में गुजारी। इतना आसान हाल था एक दूसरे से कारोबार करो, उनको समझ नहीं आ रही थी। लेकिन हम compete कर रहे हैं ना। वी ग्रो द बेस्ट राइस एंड कॉटन, सो डज इंडिया, जी। एंड वी आर हिटिंग ईच अदर। और पूरा यूरोप और वेस्ट हमसे फ़ायदा उठाता है। और पूरा मिडिल ईस्ट ओपेक बना के बैठा हुआ था। ठीक है ना। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आपने रास्ते खोलें, कारोबार करें, सैनिटी प्रिवेल करें। आम लोग सफ़र कर रहे हैं, गरीब मर रहा है, जलील हो गए। एक मिडिल इनकम ट्रैप, एक रिसर्च आई है वर्ल्ड बैंक की अगस्त लास्ट ईयर, बड़ी खूबसूरत रिसर्च है, आप भी ज़रूर पढ़िएगा। मिडिल इनकम ट्रैप सेज देयर आर 3 वर्ल्ड्स। हाई इनकम कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा फी का आमदनी जो है वो $40,000 से ऊपर है। ठीक है। फिर इन बिटवीन वाली हैं जो कि $17,000-18,000 से $40,000 तक की मुल्क हैं। और फिर वो मुल्क हैं जो कि 13-14,000 से कम हैं। हम वो हैं। रिसोर्सेज हमारे थे एक वक्त में। यही जो हिंदुस्तान का रीजन था, दिस यूज्ड टू कंट्रीब्यूट 35% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी, मुगल एम्पायर के दौर में। ठीक है ना जी। तो आज तो मॉडर्नाइज हो गया। वी आर द ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, और वी हैव द लोएस्ट पर कैपिटा। पाकिस्तान की 1,600 जो पिछले 20 साल से है, 25 साल से है। ये कर रहे हैं हम। हिंदुस्तान, फ्लरिशिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया, एंड ऑफ द डे योर पर कैपिटा इनकम इज 2,700, 2,800। ठीक है ना जी। द मिडिल इनकम सेज दैट इवन इफ इंडिया grows at 9%, it will take them 80 years to become a middle income country. And growing at 9% for 80 years is almost impossible. ठीक है ना। तो जितने मर्जी सियासी नारे लगा लें आप जिस तरह आप ग्रो कर रहे हैं, आप ग्रो कर ही नहीं सकते। यस, अगर ये रीजन आपस में मिलके काम करते हैं, ईरान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, नीचे आप भूटान, मालदीव्स, ऊपर म्यांमार तक चले जाएं जी। दिस इज द रीजन ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी। अनफॉर्चुनेटली नोबडी अंडरस्टैंड्स एंड रियलाइज दिस। ये अगर हम आपस में मिलके काम करना शुरू कर दें, आई पर्सनली थिंक देयर विल बी नंबर्स that will prove all economic theories wrong. We will have the era of development such unprecedented which will surpass the industrialization of Europe. This will be as quick a development as we are looking at this social medias and the AIs. Yeah. With these technologies coming in, the populations that we have, the consumption power that we have, the resources that we have, And the youth bulge that we have. youth pulse, young people. So we can transform, we can actually create a history. जिस तरह अमेरिका है ना जी, अमेरिकन्स ने 2-2.5 सालों में वो किया जो कि इंसानी तारीख ने पहले नहीं देखा था। The greatest nation or the military power ever. We could be doing even a bigger thing if we realize
छोटे दिमाग, छोटी जहनीत से निकल के अगर बड़ा सोचना शुरू करें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मेरे जहन में थी, जो मैंने इस किताब में लिखी हैं। बट अगेन वापस मैं उधर ही आऊँगा कि जब तक कलेक्टिव विजडम नहीं होगा और हम सच नहीं बोलेंगे, ये काम आगे नहीं चलेगा। आई थिंक क्या कहते हैं गाइज, इसमें देयर इज लॉट्स ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन टेक अवे फ्रॉम द बुक, दिस डिस्कशन, बट जो एक ओवरऑल थिंग है ना, इज़ टू, इन माई ओपिनियन, टू थिंक बिगर। टू आर लिमिट हम सोचते रहते हैं। सो एज अ बैंकर अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ बीन वेरी सक्सेसफुल, अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड हिम। वो काम करते थे, इनफैक्ट ही हैज़ टेकन एक ऐसा बैंक जिसके बारे में जब हम पढ़ते थे तो हम कहते थे कि यार ये बैंक वाले होंगे ही इंजने, ये बैंक कर दे इंजने, टू अ सक्सेसफुल बैंक। बट बुनियादी तौर पे जो उनकी फ़िक्र है वो उस बैंक से बड़ी है। हाँ, आपकी ज़िंदगी के तजर्बात उस फ़िक्र में शामिल होते जाते हैं कि अच्छा यार माइक्रो पे ये हुआ तो मैक्रो पे क्या हो रहा है, लेकिन आपको और मुझे भी अपने मुस्तकबिल का ख़ुद ही सोचना है। और उसका कंक्लूजन यही निकलना है कि पहले आपको इत्तेहाद कायम करना है। जब आप इत्तेहाद कायम कर लेते हैं, आपके मफादात शेयर हो जाते हैं। जब आपके मफादात शेयर होते हैं तो आगे चलना आसान होता है। इसलिए उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ और किताब का आगाज़ किस चीज़ से किया था कि भाई आप सबको टेबल पे बैठना पड़ेगा, जो आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट टूटा हुआ है उसको बहाल करना पड़ेगा। ये कोई करके नहीं देगा, ये ना किसी बाहर के मुल्क के इंटरेस्ट में है, ये मेरे और आपके ज़ाती इंटरेस्ट में। जवाब भाई आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। गाइस ये किताब है, इट इज़ अवेलेबल कहते हैं ऑनलाइन। इट इज नॉट available yet. प्री लॉन्च, बट वील बी लॉन्चिंग इट वेरी सून, प्रॉब्ली अगले 2-3 हफ्ते में हम इसका लॉन्च इवेंट शुरू करेंगे इस्लामाबाद और कराची। बाय द बुक, रीड इट, इट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल। इट विल बी आफ्टर फ्यू वीक्स, ठीक है, लॉन्च इवेंट्स के बाद जी। सो यू कैन रीड ऑनलाइन कपल ऑफ वीक्स है कहते हैं। टुडे इज़ द 1st of May व्हेन वी रिकॉर्ड द एपिसोड। 2-3-4 दिन में आई थिंक एपिसोड लगेगी, एंड पोस्ट दैट 2-3 हफ्ते बाद। सो डू रीड इट, इट्स अ वेरी स्मॉल बुक, बट इट इज़, ये आपको एक रफ गाइड दे देगा। इट विल गिव यू इनफ डायरेक्शंस टू वर्क इन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन, जहाँ पे यू कैन देन पुश थिंग्स इन द बेटर डायरेक्शन। थैंक यू सो मच जवाद भाई। प्लेजर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।